ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हिटमैन विद ए बैडास सिस्टम। अध्याय 1301 मौत की लाल बत्ती। बिग बर्था के शीर्ष पर कोरी अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ दुर्जय युद्धपोत की कप्तानी कर रहा था, जबकि वह अपने नवीनतम लक्ष्य को नष्ट होते देख रहा था। कप्तान के मंच पर उसके बगल में भूरे बालों वाला पहला साथी और पूर्व समुद्री डाकू गिब्सन एक अनुभवी समुद्री कुत्ते के अधिकार के साथ चालक दल पर दहाड़ रहा था। उन मोटा को फ्रिगेट पर निशाना लगाओ। उन स्काईहॉल बास्टर्ड्स को समुद्र के तल में डुबो दो। मोटा चालक दल हरकत में आ गया। भारी मोटा को जहाज के सामने ले जाने के लिए दौड़ पड़ा। लाल बत्ती, एक सटीक लक्ष्यीकरण प्रणाली, ने अपना ध्यान समुद्र पर एक फ्रिगेट की ओर स्थानांतरित कर दिया, इसे विनाश के लिए चिन्हित किया। अरे अरे! बिग बर्था के चालक दल ने उत्साह में दहाड़ लगाई। उनकी आवाज़ें जोरदार और कर्कश जयकार से भरी थीं। चलो उन्हें नरक का स्वाद चखाते हैं, लड़कों! एक चिल्लाया। उसकी पुकार में समुद्री डाकू का उच्चारण गाढ़ा था। उन्हें हेमपेन जिग नृत्य करवाओ। एक और ने भी यही कहा, क्योंकि उन्होंने अभ्यास की गई गति से मोटा लोड किए। इस बीच शॉटी, एक चमकदार गंजे सिर वाला छोटा समुद्री डाकू, एक स्विवेल गन चलाने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने अपना स्थान ग्रहण किया, उसने ऊपर देखा और राक्षसों को आकाश से उतरते देखा। अरे, 7 समुद्रों में वे पंख वाले शैतान क्या हैं? उसने शैतानी संस्थाओं को देखकर क्षण भर के लिए चौंकते हुए कहा। चालक दल के बाकी सदस्यों ने भी उसके आश्चर्य को दोहराया। भ्रम और अविश्वास में विभिन्न अपशब्द और नाम चिल्लाए। क्या वे उड़ने वाले राक्षस हैं? राक्षस कब से उड़ रहे हैं? एक अन्य समुद्री डाकू ने आश्चर्य में अपना सिर खुजलाते हुए जोर से पूछा। अपने सदमे के बावजूद शॉटी ने जल्दी से अपना संयम वापस पा लिया। आकाश में स्विवेल गन को निशाना बनाया और एक राक्षस पर निशाना साधा जो क्षण भर के लिए लाल लक्ष्यीकरण प्रकाश में फंस गया था। इसे खाओ, उड़ने वाले सनकी! उसने तोप दागते हुए चिल्लाया। गेंद एक गगनभेदी गर्जना के साथ हवा में उछली और सीधे राक्षस पर जा लगी। प्रभाव इतना जोरदार था कि राक्षस का शरीर एक गूदेदार धुंध में फट गया, जिसके अवशेष आकाश में बिखर गए। हाँ, समझ गया शैतान। देखा, शॉटी ने फिर हमला किया। शॉटी, अपनी सटीकता से चकित होकर, जोर से चिल्लाया। यहाँ तक कि माइकल, जो पीछे हटने की निगरानी कर रहा था और दूर से युद्ध के मैदान का प्रबंधन कर रहा था, भी शॉट से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उसने शॉटी की ओर देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। देखो, वह छोटा सा कमीना गोली चला सकता है, उसने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया। इस बीच एल्डर टासस ने दांत पीसते हुए देखा कि कैसे युद्ध का विनाश हुआ और उसके एक राक्षस को तोप के गोले से नष्ट कर दिया गया। उसका चेहरा गुस्से से मुड़ गया, क्योंकि वह जहाज के चालक दल पर चिल्लाया, जो आसमान से युद्ध के मैदान का निरीक्षण कर रहे थे। यह एक शापित जहाज है। जमीनी बलों को इसे नष्ट करने के लिए कहो। उसने गरजते हुए गुस्से से चिल्लाया। मिनियंस डेक पर आगे पीछे भागते रहे और तत्काल आदेश देते रहे। जमीन पर तैनात सैनिकों से कहो, बड़े जहाज पर हमले करो। एक ने संचार उपकरण पर जोर से कहा। उस जहाज को तुरंत प्राथमिकता दो। दूसरे ने प्रतिध्वनित किया, जिससे उनके हमले के पुनर्निर्देशन की पुष्टि हुई। एल्डर टासस ने आईने के माध्यम से युद्ध को देखना जारी रखा। उसकी नज़र कभी कभी माइकल पर वापस जाती, जो डार्क लॉर्ड की हरकतों और उसके नए कवच को देख रहा था। उसके बगल में बैठे एल्फ ने माइकल की आत्मविश्वास भरी मुद्रा और उसके कवच की परिष्कार पर ध्यान दिया। एल्डर, डार्क लॉर्ड बिना किसी योजना के इतने खुलेआम नहीं आता, एल्फ ने चेतावनी दी। उसका स्वर सतर्क था। हमारे पास राक्षस हैं, और वह मौत सिर्फ एक संयोग थी, एल्डर टासस ने खारिजी से जवाब दिया। फिर भी एल्फ की चेतावनी से बोई गई चिंता का बीज उसके मन में बना रहा। कोई भी जोखिम लेने को तैयार नहीं और स्थिति पर फिर से नियंत्रण पाने के लिए दृढ़ संकल्पित, एल्डर टासस ने फिर एक नया आदेश जारी किया। वायुसेना को उस शापित जहाज को निशाना बनाने का आदेश दें। उन्होंने दर्पण के डिस्प्ले पर बिग बर्था की ओर इशारा करते हुए आदेश दिया। इससे ज्यादा नुकसान होने से पहले इसे नीचे ले आओ। अचानक स्काईहॉल बलों के बीच अराजकता फैल गई, क्योंकि उनका एक हवाई युद्धपोत तेजी से नीचे उतरने लगा, नीचे समुद्र की ओर बढ़ रहा था। जहाज के पाल बेतहाशा फड़फड़ाने लगे, अनियंत्रित रूप से फड़फड़ाने लगे, क्योंकि जहाज पर सवार चालक दल अपना संतुलन खो बैठे किसी भी स्थिर चीज को पकड़ने के लिए हाथापाई कर रहे थे। अपनी उड़ान की क्षमता का फायदा उठाते हुए जहाज पर सवार स्वर्गदूतों ने जल्दी से खुद को हवा में उछाल दिया ताकि वे बर्बाद जहाज से बच सकें। एल्डर टासस के कमांड जहाज से उनके चालक दल ने भ्रम और चिंता में देखा। उस जहाज का क्या हो रहा है? चालक दल के सदस्यों में से एक ने उतरते हुए युद्धपोत की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया। क्या ये मारा गया है? क्या वे नीचे गिर गए? एक और ने अचानक आए आपदा को समझने की कोशिश करते हुए पुकारा। अप्रत्याशित पराजय को देखने के बाद एल्डर टासस ने अपने सेवकों को आदेश दिया। उस जहाज के कप्तान से तुरंत संपर्क करें। देखें क्या हो रहा है।
उनकी आवाज़ चिंतित बड़बड़ाहट और अटकलों के शोर में तेजी से कट गई। सेवक अपने संचार उपकरणों की ओर दौड़े, गिरते जहाज से संपर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ तनावपूर्ण क्षणों के बाद उनमें से एक ने एल्डरटासस की ओर देखा, उसका चेहरा गंभीर था। जहाज के कप्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सर। एल्डरटासस के माथे पर गहरी शिकन थी और उन्होंने पूछा, आखिर क्या हो रहा है? जहाज के उग्र अंधेरे महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होने से कुछ सेकंड पहले ये समुद्र पर स्थित एक अन्य स्काईहॉल जहाज से टकराने की राह पर दिखाई दिया। आसनापदा को महसूस करते ही समुद्री दल में दहशत फैल गई। प्रभाव के लिए तैयार रहें, समुद्री जहाज पर सवार नाविकों में से एक चिल्लाया। जहाज छोड़ दो, ये डूबने वाला है, एक और चिल्लाया, जबकि चालक दल के सदस्य भयावह दुर्घटना से बचने की कोशिश में पागलों की तरह जहाज से कूद पड़े। इस उन्माद के बीच अंततः संचार उपकरण के माध्यम से उतरते जहाज के कप्तान की एक स्थिर भरी आवाज आई। उसके अंतिम शब्द अस्पष्ट थे, लेकिन काफी स्पष्ट थे, पिशाच कुतिया। एल्डरटासस को एहसास हुआ जब उसने कप्तान के अंतिम शब्दों से सुरागों को एक साथ जोड़ा। ये डार्क लॉर्ड के आदेश के तहत दो बड़े पिशाचों का काम होना चाहिए। उनके चेहरे पर क्रोध के साथ भाव विभोर हो गया क्योंकि उसने उनकी घुसपैठ और तोड़फोड़ की सीमा को समझा। पिशाच कप्तान तक कैसे पहुंच गए और बिना किसी को बताए जहाज में तोड़फोड़ की? एल्डरटासस ने गुस्से और हताशा के साथ चिल्लाया, उन्होंने हमारी सुरक्षा में सेंध लगाई है। पास में एल्फ ने सामने आ रही अराजकता को देखा और फिर अपनी नज़र माइकल पर घुमाई, जो किसी तरह राक्षसों से बचने और महल में डार्क आर्मी की वापसी को प्रभावी ढंग से समन्वित करने में कामयाब हो रहा था। बिग बर्था से लगातार मोटा फायर ने स्काईहॉल जहाज़ों और पीछा करने वाले राक्षसों पर मौत की बारिश की, जिससे पीछे हटने वाली सेनाओं को महत्वपूर्ण कवर मिला। पिशाच हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा चालाक हैं, एल्फ ने युद्ध के मैदान की बदलती गतिशीलता को देखते हुए कहा। उनकी तरफ देखो, पीछे हटने पर भी वे ज्वार को मोड़ देते हैं। युद्ध के मैदान में राक्षस खुद को बिग बर्था को हराने में असमर्थ पाते थे। जहाज में एक ऊर्जा ढाल लगी हुई थी जो उनके आगे बढ़ने को रोकती थी, और जहाज पर मौजूद कई स्विवेल गन किसी भी राक्षस पर गोलीबारी करती रहती थी जो उसके करीब आने की हिम्मत करता था। स्विवेल गन से होने वाले हर धमाके का सामना राक्षसी तन्यकता से होता था, क्योंकि कई राक्षस चोट लगने के बावजूद अपनी उपचार क्षमताओं के कारण जल्दी से ठीक हो जाते थे। हालांकि लगातार हमले ने उन्हें रणनीतिक रूप से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि एक अच्छी तरह से सुरक्षित लक्ष्य पर हमला करने की निरर्थकता को पहचानते हुए। ये देखकर अजाजेल ने अवसर का फायदा उठाया। उसने युद्ध के शोर से ऊपर उठकर आदेश देते हुए डार्क आर्मी के सैनिकों को इकट्ठा किया। वापस महल में जाओ, अपने साथियों को ढंक लो। उसकी आज्ञाकारी आवाज ने अराजकता को चीरते हुए सैनिकों को सटीकता से निर्देशित किया। चलते रहो कमीनों, उन पंख वाले शैतानों को अपने ऊपर हावी मत होने दो। उसने दहाड़ते हुए कहा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी सैनिक पीछे न छूट जाए। पीछे हटने के दौरान एल्डरटासस ने माइकल की सेना को राक्षस सेना के साथ पराजित करने की अपनी योजना को विफल होते हुए देखा। लानत है उस डार्क लॉर्ड और उसके शापित सहयोगियों पर, उसने जोर से शाप दिया, अपनी मुट्ठी को अपने कमांड शिप की रेलिंग पर पटकते हुए। जैसे जैसे डार्क आर्मी के सैनिक धीरे धीरे महल में पीछे हटते गए, युद्ध का भार माइकल के कंधों पर बढ़ता गया। आकाश और समुद्र दोनों से स्काईहॉल की सेनाओं के अथक हमले के तहत उनकी रणनीतिक वापसी के बावजूद डार्क आर्मी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। डार्क कैसल ने खुद ही संघर्ष के निशान झेले, इसकी संरचना क्षतिग्रस्त हो गई और पूरी तरह से हमले के बाद मुश्किल से खड़ी थी। अंत में जब उसके आखिरी सैनिक महल के टूटे फूटे दरवाजों के पीछे गायब हो गए, तो माइकल ने खुद को अकेला पाया। उसके सामने युद्ध का मैदान विनाश का दृश्य था। स्काईहॉल के देवदूत आसमान में खतरनाक तरीके से मंडरा रहे थे, जबकि राक्षस जमीन पर घूम रहे थे, सभी दिशाओं से घेर रहे थे। बची हुई रोशनी लंबी छाया बना रही थी, जिससे इकट्ठा हो रही सेनाएं और भी ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक लग रही थीं, क्योंकि उन्होंने उसे घेर लिया था। माइकल अंधेरे महल के सामने दृढ़ निश्चयी होकर खड़ा था। उसकी आकृति आने वाली भीड़ के खिलाफ एक अकेला गढ़ थी। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन हिलाई, जानबूझकर संक्षिप्त मौन को तोड़ा। उसका कवच फीकी रोशनी में मंद मंद चमक रहा था। वह शांत रहा, भारी बाधाओं के बावजूद डर का कोई संकेत नहीं दिखा। जैसे ही स्वर्गदूत और राक्षस उस पर एकत्र होने के लिए तैयार हुए, माइकल की आवाज ने तनाव को चीर दिया, महल के टूटे हुए पत्थरों से एक मजाकिया लहजे में गूंजते हुए, डिडल डिडल, तुम इतने छोटे हो। अध्याय 1302 बड़े पैमाने पर बदमाश अंक भुगतान दिवस। जब वह टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा था, तो उसकी टोपी आसानी से उसके कवच में वापस आ गई, और तलवार के म्यान ने उन्हें फैलाते समय श्रव्य रूप से क्लिक किया, जिससे उसे अपनी पीठ से अपनी जुड़वां काली तलवारें खींचने की अनुमति मिली। ब्लेड मंद प्रकाश में खतरनाक रूप से चमक रहे थे, जो किसी को भी काटने के लिए तैयार थे जो उसके रास्ते में खड़े होने की हिम्मत करता था।
अपने आसपास के दृश्य का सर्वेक्षण करते हुए माइकल ने आकाश को युद्धपोतों, राक्षसों और स्काईहॉल स्वर्गदूतों से भरा हुआ देखा, दुश्मनों का एक घूमता हुआ समूह जिसने प्रकाश को धुंधला कर दिया। नीचे उग्र महासागर नौसेना बलों से घिरा हुआ था, प्रत्येक लहर भयंकर नौसेना युद्ध में लगे जहाजों के पतवारों से टकरा रही थी। इस बीच बिग बर्था ने स्काईहॉल नौसेना बलों पर मोर्टा के गोले दागते हुए अपना अथक हमला जारी रखा। इसके तोपों से प्रत्येक विस्फोट ने दुश्मन की रेखाओं के माध्यम से शॉकवेव भेजे, जहाजों को डुबो दिया और तबाही मचा दी। हालांकि बिग बर्था द्वारा किए गए शक्तिशाली प्रहारों के बावजूद पानी में स्काईहॉल जहाजों की विशाल संख्या ने इसे ऊपरी हाथ हासिल करने से रोक दिया। स्काईहॉल बलों ने नुकसान से विचलित हुए बिना समान क्रूरता के साथ जवाबी फायरिंग की। उनकी अपनी तोपें बिग बर्था को निशाना बनाते हुए उसके खतरे को बेअसर करने के लिए बेताब थीं। अपने जहाज से युद्ध के मैदान का अवलोकन करते हुए एल्डर टासस का गुस्सा बढ़ता गया, क्योंकि उसने देखा कि डार्क लॉर्ड अकेले ही अपनी जमीन पर डटा हुआ है। सभी बलों के साथ समन्वय करें, हर हमले को डार्क लॉर्ड पर केंद्रित करें, उसे नीचे गिरा दें। उसने अपने आसपास के लोगों को आदेश दिया, एल्डर, याद रखें, डार्क लॉर्ड एक देवता है। हम किसी देवता को आसानी से नहीं मार सकते। पास में खड़ा एल्फ इन आदेशों पर भौंचक्का रह गया। हम उसे मार तो नहीं सकते, लेकिन हम उसके भौतिक रूप को नष्ट कर सकते हैं। फिर उसकी आत्मा दूसरे जहाज की तलाश में भटकने के लिए मजबूर हो जाएगी, एल्डर टासस ने एल्फ की याद दिलाते हुए कहा। इस दौरान हम नश्वर क्षेत्र से उसके प्रभाव को समाप्त कर सकते हैं और उससे स्थायी रूप से निपटने का कोई तरीका खोज सकते हैं। बुजुर्ग की आत्मविश्वास भरी घोषणा के बावजूद योगिनी की शंकाएं बनी रहीं। वह इतिहास को अच्छी तरह से जानता था। हर बार जब किसी सेना ने डार्क लॉर्ड पर विजय प्राप्त करने के बारे में सोचा था तो वे नष्ट हो गए थे। फिर भी वह डार्क लॉर्ड को हमले के लिए तैयार होते हुए ध्यान से देखने से खुद को रोक नहीं सका। अपनी गर्दन को तोड़ते हुए और चुपचाप एक कविता बुदबुदाते हुए, आसन रक्त स्नान के लिए एक भयावह प्रस्तावना। अचानक एक आधा आदमी एल्डर टासस के पास दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर तत्परता के भाव थे। बिग बर्था पीछे हट रहा है, हमारी फायरिंग रेंज से बाहर जा रहा है, उसने सांस फूलते हुए बताया। एल्डर टासस ने क्षितिज की ओर अपनी नज़र घुमाई, बिग बर्था को रक्षात्मक युद्धाभ्यास करते हुए देखा, जबकि वह पूरी गति से लगातार आगे बढ़ रहा था। युद्धपोत को भागते हुए देखकर टासस खुद को रोक नहीं सका, जो कि घृणा से भरी आवाज थी। उस जहाज को भागते हुए देखो, उन्होंने कहा, उस पल का आनंद लेते हुए। जहाज को जाने दो, एल्डर टासस ने घोषणा की। उनका ध्यान तेजी से हाथ में मौजूद अधिक महत्वपूर्ण मामले पर वापस चला गया। हमें अब अपने सभी हमलों को डार्क लॉर्ड पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। जैसे ही उन्होंने युद्ध के मैदान का निरीक्षण किया, टासस ने देखा कि कैसे राक्षस नासमझ मरे हुए लोगों के विपरीत माइकल पर तुरंत हमला नहीं करते। इसके बजाय वे उसका अध्ययन करते हुए, रणनीतिक इरादे से उसकी हरकतों और रणनीति का आकलन करते हुए दिखाई दिए, जिसने टासस को हैरान तो किया, लेकिन निराश भी किया। अपनी सेनाओं के सतर्क दृष्टिकोण से अधीर होते हुए टासस ने पास में मंडरा रहे स्काईहॉल स्वर्गदूतों को आदेश दिया, उस पर अभी हमला करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? उसकी आवाज डेक पर गूंज उठी, जरूरी और आज्ञाकारी। हम क्यों हिचकिचा रहे हैं? वह सिर्फ एक है और हम कई हैं। टासस की अधीरता को दोहराते हुए एक और आवाज शामिल हुई, स्काईहॉल की शान के लिए उससे भिड़ो। टासस ने दहाड़ते हुए अपने सैनिकों को कार्रवाई के लिए प्रेरित करने की कोशिश की, ताकि वे अपनी संख्यात्मक बढ़त का लाभ उठा सकें और डार्क लॉर्ड से हमेशा के लिए निपट सकें। जमीन पर माइकल ने देखा कि स्काईहॉल स्वर्गदूतों का एक समूह सभी दिशाओं से उस पर टूट पड़ा, जबकि ऊपर के हवाई जहाजों ने अपनी तोपों को उसकी ओर घुमाया और एक बहिराज जारी किया। जवाब में माइकल शांत रहा। उसने सिलीन मंत्र का जाप किया, जिसने उसके चारों ओर एक समय बुलबुला बनाया, जिसने नाटकीय रूप से समय को अपनी सीमाओं के भीतर धीमा कर दिया। साथ ही उसने अपने कवच से काला धुआं और भय विष छोड़ा, जिसने क्षेत्र को एक घने अस्पष्ट बादल में ढक दिया। जब तक स्काईहॉल स्वर्गदूत उस स्थान पर पहुंचे जहां माइकल अभी खड़ा था, वह जा चुका था और केवल काले धुएं का घना बादल रह गया था। बादल के भीतर स्वर्गदूतों ने अपने हथियारों को बेतहाशा घुमाया, भ्रमित और तेजी से घबराए हुए। जैसे जैसे भयविष ने उन्हें जकड़ लिया, उनका डर बढ़ गया और उनकी हरकतें अनाड़ी और हताश हो गईं। अचानक काले बादल के बीच से आग की लपटें निकलने लगीं। एल्डर टासस के जहाज से एल्फ ने डरावने रूप से देखा कि स्काईहॉल स्वर्गदूतों का एक समूह आग में जल रहा था, धीमी, दर्दनाक, पीड़ादायक मौत में जल रहा था और चीख रहा था। युद्ध के मैदान में भयावह चीखें गूंज रही थीं, जो मुठभेड़ की क्रूरता का एक डरावना प्रमाण था। एल्फ ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और दबी हुई सांसों में कोसते हुए माइकल की रणनीतिक क्रूरता को महसूस किया। लानत है उस डार्क लॉर्ड पर, उसने कड़वाहट से कहा। उसकी आवाज में डर और सम्मान दोनों थे। वह उनके अपने डर को उनके खिलाफ मोड़ रहा है। एल्फ को यह स्पष्ट था कि माइकल इस तरीके का इस्तेमाल न केवल अपने दुश्मनों को हराने के लिए कर रहा था, बल्कि उन्हें आतंकित करने के लिए भी कर रहा था।
अन्य स्काईहॉल स्वर्गदूतों की आत्माओं को तोड़कर उन्हें उनके साथियों की पीड़ादायक मृत्यु को देखने के लिए मजबूर कर रहा था। वह उन्हें जल्दी से मार सकता था, लेकिन इसके बजाय उसने उन्हें चीखने के लिए डिज़ाइन किया गया एक तरीका चुना जो सभी उपस्थित लोगों को याद दिलाता है कि डार्क लॉर्ड क्या करने में सक्षम था। जैसे ही लपटें कम हुई और उनके जलते हुए साथियों की चीखें हवा में गूंजने लगीं, शेष स्काईहॉल स्वर्गदूत सदमे और भय की स्थिति में रह गए। देवताओं, क्या तुमने वह देखा? उसने उन्हें जिंदा जला दिया। एक स्वर्गदूत चिल्लाया, उसकी आवाज़ डर के तनाव में फट गई। वे चीखें, मैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा हूँ। एक और चिल्लाया, जो अपने हथियार को कसकर पकड़े हुए स्पष्ट रूप से हिल गया था। यह एक दुष्स्वप्न है, हम एक भयानक दुष्स्वप्न से लड़ रहे हैं। एक तीसरे ने चिल्लाया, उसके स्वर में क्रोध के साथ आतंक भी था। उथल पुथल के बीच माइकल ने अपने मुखौटे में आवाज एम्पलीफायर को सक्रिय किया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके अगले शब्द सभी को सुनाई देंगे। जैसे ही वह धीरे धीरे धुएं के काले बादल से बाहर निकला, वह पहले से कहीं अधिक खतरनाक या शक्तिशाली लग रहा था। मैं अभी शुरुआत कर रहा हूँ। जो कोई भी मेरे पास आने की हिम्मत करेगा, वह जल्दी मौत की भीख मांगेगा। उसकी आवाज़ युद्ध के मैदान में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठी। एल्डर टासस के जहाज से चालक दल के सदस्य, जो लड़ाकू नहीं थे लेकिन जहाज को चलाने के लिए जिम्मेदार थे, उन्होंने भयभीत नजरों का आदान प्रदान किया और आपस में बड़बड़ाए। क्या तुमने सुना? हम किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? एक पतला पीली त्वचा वाला योगिनी फुसफुसाया, उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ये हमारी किसी भी शर्त से परे है, एक मोटा बौना बड़बड़ाया, रेलिंग को कसकर पकड़ते हुए। हम उसके जैसे राक्षसों से लड़ने के लिए सुसज्जित नहीं हैं, एक मानव ने अपनी आवाज में घबराहट के साथ कहा, चारों ओर देखते हुए जैसे कि भागने की कोशिश कर रहा हो। चुप रहो, तुम सब। एल्डर टासस ने भयावह बड़बड़ाहट को सुनकर अपने दल पर जमकर हमला किया। फिर अपना ध्यान वापस युद्ध की ओर मोड़ते हुए उसने पास में मंडरा रहे राक्षसों को आदेश दिया, अभी उस पर हमला करो, तुरंत। जैसे जैसे लड़ाई तेज होती गई, माइकल के सिर में सिस्टम नोटिफिकेशन लगातार बजने लगे। अराजकता के कारण अनुभव बिंदुओं की कमी के बावजूद वह काफी मात्रा में बदमाश अंक अर्जित कर रहा था, जो उसे इस समय कहीं अधिक मूल्यवान लगा। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 50,000 बदमाश अंक है। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम 30,000 बदमाश अंक है। ... प्रत्येक सूचना ने उसके संकल्प को और मजबूत किया, जिससे उसे आगे की लड़ाई के लिए तैयार होने में मदद मिली। माइकल ने अपने मुखौटे के पीछे एक छोटी सी मुस्कान दिखाई जब उसने राक्षसों को अपनी ओर बढ़ते देखा। उनके रूप में गति और दुर्भावनापूर्ण इरादे का धुंधलापन था। उसने खुद को तैयार किया। उसकी मुस्कान थोड़ी चौड़ी हो गई क्योंकि उसने अपनी तलवारों को और कसकर पकड़ लिया। लड़ाई का रोमांच, भारी बाधाओं का सामना करने की उत्तेजना और अपने दुश्मनों को मात देने और उन पर हावी होने का खेल उसके हाथों में था। मैं जा रहा हूं, माइकल ने कहा। इसका आनंद लेने के लिए राक्षसों ने रणनीति बनाते हुए माइकल के पास एक एक करके न जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि इस तरह की रणनीति उन्हें सीधे नरसंहार की ओर ले जाएगी। इसके बजाय उन्होंने समन्वय किया और 10 के समूह में माइकल के चारों ओर इकट्ठा हुए एक साथ हमला किया। उनमें से 3 हवा में उड़ गए, किसी भी संभावित भागने के रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए माइकल के ऊपर खुद को तैनात किया। स्मार्ट, माइकल ने कहा। जब उसने उनकी रणनीति को स्वीकार किया तो उसके मुंह से एक हंसी निकली। बिना किसी हिचकिचाहट के माइकल ने रिंग ऑफ फ्लेम मंत्र का जाप किया। उसके अंदर से स्पंदित हलकों में काली लपटें निकलीं, जो तीव्र गर्मी के साथ बाहर की ओर निकल रही थीं। जमीन पर मौजूद राक्षस तुरंत प्रभावित हुए। आग के विस्फोट में फंसे उनके पैर राख में बदल गए, जिससे उनकी गतिशीलता अस्थायी रूप से खत्म हो गई। इसके बावजूद राक्षसों ने गुर्राहट की, दर्द और गुस्से से भरी एक आवाज, क्योंकि उनके पैर धीरे धीरे फिर से बनने लगे, जिससे उनकी दुर्जय लचीलापन दिखा। फिर एक ठोस प्रयास में सभी राक्षसों ने एक साथ माइकल पर हमला किया, उसे अपने विशाल शरीर से ढक दिया। वे दबाव में आ गए, उनका वजन और संख्या उस पर हावी होने की कोशिश कर रही थी। अपने सुविधाजनक स्थान से एल्डर टासस ने बढ़ते उत्साह के साथ दृश्य को देखा। माइकल को राक्षसी शरीरों के ढेर से अभिभूत देखकर वह अपने उत्साह को रोक नहीं सका। हाँ, उसे सूअर की तरह छुरा मारो और टेढ़ा करो। एल्डर टासस ने भयंकर संतुष्टि के साथ दहाड़ लगाई। उन्हें यकीन था कि वे आखिरकार डार्क लॉर्ड के खिलाफ ऊपरी हाथ हासिल कर रहे थे। अध्याय 1303 माइकल की भयावह योजना। जैसे जैसे अधिक से अधिक राक्षस डार्क लॉर्ड पर चढ़ते गए, उनकी दहाड़ हवा में भर गई। उनमें से प्रत्येक ने अपने भाले, तलवारें और कुल्हाड़ियां नीचे की ओर फेंक दीं। ऊपर से एल्डर टासस केवल राक्षसी शरीरों के तड़पते हुए टीले और उनके हथियारों की चमक को देख सकता था। दृश्य अस्पष्ट था, जिससे वह और उसकी सेनाएं इस बात को लेकर अनिश्चित थीं कि राक्षसों के ढेर के नीचे वास्तव में क्या हो रहा था। सुरक्षित दूरी से देख रहे स्काईहॉल स्वर्गदूतों ने मिश्रित भावनाओं के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की।
कुछ चौंक गए, उनके चेहरे पर इतने सारे राक्षसों को एक ही प्रतिद्वंद्वी पर हावी होते देखकर अविश्वास के भाव उभर आए। अन्य लोग उत्साह और राहत में चिल्लाए, यह मानते हुए कि ये दुर्जय डार्क लॉर्ड का अंत हो सकता है। आखिरकार उन्होंने उसे पकड़ लिया। एक स्वर्गदूत ने चिल्लाया और उसकी आवाज़ उस पल के रोमांच से भरी हुई थी। उसे अच्छी तरह से डंडा मारो, उसे चीर दो। एक और चिल्लाया, उसके स्वर में रक्तपिपासा स्पष्ट थी। हाँ, उसे हमारी शक्ति के नीचे गिरते हुए देखो। एक तीसरे देवदूत ने चिल्लाते हुए विजय के संकेत के रूप में अपने हथियार को हवा में उठाया। चलते रहो, सुनिश्चित करो कि वह वापस न उठे। एक और ने प्रोत्साहित किया, जो उत्सुकता से डार्क लॉर्ड के अंत की प्रतीक्षा कर रहा था। अचानक राक्षसों के ढेर के नीचे से एक भयंकर दहाड़ उठी, जिससे आदिम ऊर्जा की एक शॉकवेव बाहर की ओर फैल गई। कुछ ही क्षणों में माइकल के ऊपर जमा हुए राक्षस हिंसक रूप से सभी दिशाओं में बाहर निकल गए। ढेर के केंद्र से तीव्र और भस्म करने वाली काली लपटें फूट पड़ीं, जिससे उनके आसपास की हर चीज जल गई। विस्फोट में फंसे राक्षस दूर फेंक दिए गए, भाग्यशाली लोग हवा में उड़ गए। उनके जले हुए घाव जल रहे थे, लेकिन जैसे ही वे अपनी दिशा में वापस आए, वे तेजी से ठीक होने लगे। हालांकि जो लोग पहली परत पर थे, सीधे माइकल को मार रहे थे, वे इतने भाग्यशाली नहीं थे। वे इतनी नज़दीक से काली लपटों में घिरे हुए थे कि उनके शरीर जलकर राख हो गए, जिससे उन्हें ठीक होने या फिर से जीवित होने का कोई मौका नहीं मिला। जैसे ही आग की आखिरी लपटें कम हुईं और हवा साफ हुई, माइकल जली हुई और झुलसी हुई जमीन के बीच खड़ा हो गया। उसने शांति से अपनी गर्दन हिलाई, जो शक्ति के विस्फोटक प्रदर्शन के बाद लगभग एक सामान्य इशारा था। लानत है उस पर, वह कमीना कैसे खड़ा रह सकता है। एल्डरटासस ने जोर से शाप दिया, क्योंकि उसने देखा कि डार्क लॉर्ड ने आसानी से अपना संयम वापस पा लिया। अपने सुविधाजनक स्थान से एल्फ ने देखा कि हालांकि माइकल के कवच पर कट और निशान थे, लेकिन राक्षसों के किसी भी हमले ने उसकी रक्षा को भेदा नहीं था। ये स्पष्ट था कि राक्षसों के शस्त्रागार में कुछ भी उसके कवच की परिष्कृत सामग्री को भेद नहीं सकता था। युद्ध के मैदान में अपने जलने से पूरी तरह ठीक हो चुके राक्षसों ने एक दूसरे को देखा, उनके हाव भाव रणनीति में बदलाव का संकेत दे रहे थे। माइकल की काली लपटों की घातक क्षमता को समझते हुए उन्होंने अपनी रणनीति को एक नए तरीके से अपनाया। अचानक समन्वित सटीकता के साथ प्रत्येक दानव ने निकटतम स्काईहॉल स्वर्गदूतों पर हमला किया। अपनी 4 शक्तिशाली भुजाओं का उपयोग करते हुए उन्होंने प्रत्येक में से 1 या 2 स्वर्गदूतों को पकड़ लिया और माइकल की ओर दौड़ पड़े। स्काईहॉल स्वर्गदूतों ने इस घटना को देखा और शाप और चिल्लाहट के माध्यम से अपने आतंक और अविश्वास को व्यक्त किया। वे हमारे साथ क्या कर रहे हैं? एक स्वर्गदूत चिल्लाया, उसकी आवाज में भ्रम और क्रोध का मिश्रण था। वे शापित जानवर हमारे भाइयों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और चिल्लाया, समझ बहुत देर से आई, क्योंकि उसने राक्षसों को संघर्षरत स्वर्गदूतों को अपनी पकड़ में लेकर माइकल की ओर भागते देखा। दूसरी ओर अधिक अनुभवी स्वर्गदूतों ने राक्षसों की योजना की क्रूर दक्षता को पहचानते हुए अपनी घृणा और रणनीतिक मान्यता व्यक्त की। वे उसे पाने के लिए हमारे ही लोगों को जला देंगे। वे निर्दयी कमीने हैं, एक अनुभवी स्वर्गदूत ने चिल्लाया, उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी। वे केवल जानवर नहीं हैं, वे खूनी रणनीतिकार हैं। सावधान रहें, वे आग की लपटों से बचने के लिए स्वर्गदूतों का उपयोग कर रहे हैं, फिर वे उस पर झुंड बना लेंगे। एक अन्य ने अराजकता के बीच प्रतिक्रिया को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हुए समझाया। दृश्य भयावह था जब राक्षस माइकल के पास पहुंचे। पकड़े गए स्वर्गदूतों को अंधेरे लपटों के खिलाफ एक बाधा के रूप में सामने रखा गया था, जो अंधेरे भगवान को अभिभूत करने के लिए जलते हुए स्वर्गदूतों के क्षणिक व्याकुलता का उपयोग करने की योजना बना रहे थे। यहां तक कि माइकल भी पुनर्जीवित राक्षस शवों द्वारा प्रदर्शित चालाक रणनीति से हैरान था। उसने उनसे ऐसी रणनीतिक गहराई की उम्मीद नहीं की थी, और उन्हें बस मार डालना लगभग बेकार लग रहा था। उनकी क्षमता को देखते हुए माइकल ने तुरंत कार्रवाई का एक नया तरीका तय किया, राक्षसों को वश में करना और खुद के लिए राक्षस सेना पर नियंत्रण पाने का तरीका खोजना। एंडोहर ने देवताओं के क्षेत्र में अराजकता पैदा कर दी और नश्वर क्षेत्र अंधेरे में डूब गया। माइकल को पता था कि उसे अपनी सारी शक्ति की जरूरत है। अपनी सेना में एक राक्षस सेना को शामिल करने से निश्चित रूप से तराजू उसके पक्ष में झुक जाएगा। माइकल ने एल्डरटासस के जहाज पर नजर डाली, सहज रूप से महसूस किया कि राक्षसों के लिए आदेश संभवतः वहां से आ रहा था। जहाज बड़ा और खतरनाक था, बिल्कुल वैसी ही जगह जिसे एक क्लासिक खलनायक युद्ध की देखरेख के लिए चुनता है। ठेठ बुरे आदमी की चाल, एक दर्दनाक अंगूठे की तरह बाहर निकलना। माइकल ने खुद से कहा, क्लिच पर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। अपनी काली लपटों को उजागर करने के बजाय, जो निस्संदेह बंदी स्वर्गदूतों को नुकसान पहुंचाएगा और संभवतः उन राक्षसों को मार देगा जिन्हें वह अब नियंत्रित करना चाहता था, माइकल ने बचने का विकल्प चुना। जैसे ही राक्षसों ने स्वर्गदूतों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला किया, माइकल ने प्रभावशाली चपलता के साथ झुककर आगे बढ़ना शुरू किया। आज नहीं, तुम कमीनों, उसने गुर्राते हुए कहा और एक और राक्षस को चकमा दिया जो उसकी ओर झपट रहा था।
जब माइकल एल्डरटासस के जहाज गनेरिया को निशाना बनाते हुए आकाश की ओर बढ़ा तो आसपास के अन्य स्काईहॉल जहाजों ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। तोप के गोलों की बौछार आसमान में उड़ी, जिनमें से प्रत्येक ने सीधे उस पर निशाना साधा। माइकल हवा में मुड़ता और घूमता रहा, उसकी हरकतें तेज और गन्नापूर्ण थीं, वह नर्तक की तरह आने वाले प्रोजेक्टाइल को चकमा दे रहा था। देखो, वह गनेरिया की ओर जा रहा है। पास के जहाज़ों में से एक देवदूत चिल्लाया, उसकी आवाज़ में घबराहट और तत्परता थी। एल्डरटासस तक पहुंचने से पहले उसे रोको, वह एल्डरटासस के पीछे जा रहा है। एक और देवदूत चिल्लाया, अपने साथियों से अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। राक्षसों ने स्काईहॉल स्वर्गदूतों की एक टुकड़ी के साथ मिलकर उसका पीछा किया, माइकल को अपने लक्ष्य तक इतनी आसानी से पहुंचने नहीं देने का दृढ़ निश्चय किया। जब माइकल ने अपनी ऊपर की ओर उड़ान जारी रखी तो शक्तिशाली पंखों वाले 2 सींग वाले राक्षस ने उसके प्रक्षेपवक्र की गणना की और अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा, हवा में माइकल से टकराया। प्रभाव अचानक और जोरदार था, जिससे माइकल ने आश्चर्य में शाप दिया। लानत है, राक्षस! माइकल ने थूका, उसका आश्चर्य राक्षस की क्षमताओं के लिए प्रशंसा में बदल गया। राक्षस ने उसे अपनी 4 मांसल भुजाओं से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन माइकल ने तुरंत प्रतिक्रिया की। उसने अपना हाथ उठाया और अपनी हथेली में लगे फ्लेम थ्रोवर को सक्रिय कर दिया। लपटें गरजने लगी, राक्षस के शरीर को झुलसा दिया। त्वचा पिघलने लगी, जिससे जला हुआ मांस दिखाई देने लगा जो लगभग तुरंत ठीक होने लगा। व्यवधान के क्षण को जब्त करते हुए माइकल ने दानव को पकड़ लिया और एक शक्तिशाली मुक्का मारा, जिससे दानव आकाश से गोली की तरह नीचे गिर गया। दानव हाल ही में नष्ट हुए जहाज के मलबे के पास नीचे भयंकर अंधेरे तूफानों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही यह पानी से टकराया, मलबे से रस्सियां और पाल के खंभे दानव के चारों ओर लिपट गए, उसे फंसा लिया और नीचे खींच लिया। दानव ने कुछ देर संघर्ष किया, लेकिन जल्दी ही पानी में डूब गया, उलझे हुए मलबे द्वारा नीचे खींच लिया गया। अपने एक्स-रे विजन को सक्रिय करते हुए माइकल ने ऊपर से देखा कि पानी के नीचे दानव ने हिलना बंद कर दिया, फंस गया और प्रभावी रूप से बेअसर हो गया। इस नई रणनीति की क्षमता को महसूस करते ही उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। लगता है कि मैंने तुम्हारी कमजोरी पाली है, दोस्तों, माइकल ने खुद से कहा। राक्षसों से निपटने का एक गैर घातक तरीका खोजने पर उसकी आवाज में संतुष्टि का संकेत था। एल्फ ने माइकल को दानव को डूबाकर चतुराई से वश में करते हुए देखा तो उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे पता चल गया है न, कि दानव पानी में डूबने पर मृत अवस्था में लौट जाते हैं। वह जल्दी से एल्डरटासस की ओर मुड़ा और बोला। हालांकि एल्डरटासस ने अपने हाथ की एक लहर से एल्फ की चिंताओं को खारिज कर दिया और अपने आसपास की अराजकता पर ध्यान केंद्रित किया। वह डेक पर भागते हुए मिनियंस पर दहाड़ता हुआ बोला, वह सिर्फ एक भगवान है, उस पर दबाव बनाए रखो, फिर भी एक देवता और सबसे खतरनाक भी। एल्फ ने अपनी सांसों में बुदबुदाया। माइकल ने गनेरिया की ओर देखा, अपने अगले कदम की गणना की। एल्डरटासस के फ्लैगशिप की ओर सीधे जाने के बजाय उसने अचानक अपना प्रक्षेपवक्र बदल दिया, एक फ्रिगेट की ओर तेजी से गोता लगाया जो आकाश से उस पर गोलीबारी कर रहा था। एक हंसी और उसकी आंखों में एक चालाक चमक के साथ उसने खुद को अंधेरे लपटों में लपेट लिया, फ्रिगेट की संरचना के माध्यम से गोली मारते हुए एक मानव मिसाइल में बदल गया। जैसे ही उसने जहाज को भेदा, माइकल ने इसके अंदरूनी हिस्से को जिगजैग किया, अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ते हुए। उसके प्रवेश के प्रभाव से शुरुआती विस्फोट हुए, जो गोला बारूद के भंडार और ईंधन लाइनों के माध्यम से तेजी से फैल गए। जहाज टूटने लगा, आग की लपटें अंदर से बाहर तक फैल गईं। NOWELL-BE-JAN.COM लानत है, वह जहाज को चीर रहा है। जहाज पर सवार एक देवदूत चिल्लाया, जो आंतरिक विस्फोटों से जहाज के हिंसक रूप से हिलने पर संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। क्या बकवास है, तोपों को चलाओ, उसे मार गिराओ। एक और घबराया हुआ देवदूत चिल्लाया, लेकिन उसके आदेश अधूरे रह गए क्योंकि एक और विस्फोट ने जहाज को हिलाकर रख दिया, जिससे वह दीवार से जा टकराया। अन्य स्काईहॉल जहाजों से देखने वाले देवदूत भय और अविश्वास में देख रहे थे। हे भगवान, क्या तुमने वह देखा? वह बिल्कुल अजेय है। उसने फ्रिगेट को ऐसे चीर दिया जैसे कि वह कुछ भी नहीं था। जलते हुए जहाज की गर्जना के ऊपर एक और देवदूत चिल्लाया। जब माइकल ने नष्ट हो चुके फ्रिगेट के जलते हुए मलबे को समुद्र की ओर गिरते देखा, तो उसका दिमाग पहले से ही अपनी योजना के अगले चरण की गणना कर रहा था। वह केवल जहाज के विनाश की तलाश में नहीं था, बल्कि वह अवसर जो उसने प्रस्तुत किया था। अराजकता के बीच उसने रस्सियों, लंगर और मलबे के बिखरे हुए टुकड़ों को देखा, सभी एक बड़ी रणनीति के लिए संभावित उपकरण। सटीकता और गति के साथ माइकल ने युद्ध के मैदान में युद्धाभ्यास किया, आवश्यक घटकों को इकट्ठा किया। उसने जहाज की रस्सियों और लंगर का उपयोग किया, तेजी से एक अस्थायी जाल बनाया। उसने अपने लाभ के लिए उनके भटकाव का उपयोग करते हुए कुशलता से भ्रमित राक्षसों को फंसाया। एक एक करके उसने उन्हें भारी रस्सियों में लपेटा, उनकी अथक रणनीति के सामने उनका संघर्ष व्यर्थ था।
राक्षसों के समूह को मलबे से सुरक्षित रूप से बांधकर माइकल ने उन्हें समुद्र की ओर खींचा। उसका भारी बोझ खींचते समय उसकी ताकत साफ झलक रही थी। जैसे ही वे पानी के किनारे पहुंचे, उसने लंगर छोड़ा और देखा कि वह गहराई में जा रहा है और अपने साथ फंसे राक्षसों को भी नीचे खींच रहा है। पानी ने उन्हें घेर लिया और उन्हें नीचे खींच लिया। आकाश में तैरते हुए माइकल ने हवा के आखिरी बुलबुले को सतह पर आते देखा। अपनी योजना को पूरी तरह से सफल होते देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। चलो देखते हैं कि तुम कितनी अच्छी तरह तैरते हो, उसने बुदबुदाया। पहले से ही सोच रहा था कि वह कब उन्हें वापस लाएगा, अपने सिस्टम का उपयोग करके उन्हें पुनर्जीवित करेगा और पकड़े गए राक्षसों को अपनी सेना का हिस्सा बना देगा। अभी अच्छी नींद लो मेरे भावी सैनिकों। अध्याय 1304 परम मंत्रों का प्रयोग। यह महसूस करते हुए कि डार्क लॉर्ड अपनी सेना के साथ कुछ और भी भयावह करने की योजना बना रहा है, एल्दटासस को क्रोध की लहर महसूस हुई जिससे उसके सिर की नसें स्पष्ट रूप से उभर आईं। माइकल से व्यक्तिगत रूप से भिड़ने का विचार उसके दिमाग में कौंध गया, लेकिन उसने जल्दी से इसे खारिज कर दिया। उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत बड़ा था क्योंकि डार्क लॉर्ड का सामना करना आत्महत्या के समान होगा। टासस जानता था कि वह ऐसे घातक और शक्तिशाली दुश्मन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। उसकी भूमिका डार्क लॉर्ड पर हमले का समन्वय करना था, जो उसे स्काईहॉल द्वारा सौंपा गया कार्य था। ये समझते हुए कि बाकी राक्षस जल्द ही पकड़े जाने और डूबने से बचने के लिए अपनी रणनीति बदल लेंगे, टासस को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि माइकल व्यस्त रहे। उसने अपने अनुचरों को आदेश दिया क्योंकि उसकी आवाज़ में उस पल की तत्परता और हताशा थी। हमारे पास जो कुछ भी है उसे डार्क लॉर्ड पर फायर करो, उसे व्यस्त रखो। चालक दल ने कार्रवाई शुरू कर दी। जहाज भर में आदेश प्रसारित किए। सभी तोपें डार्क लॉर्ड को निशाना बनाओ, एक अधिकारी चिल्लाया। उसकी आवाज़ डेक पर गूंज रही थी। बैलिस्टे तैयार करो और इच्छानुसार फायर करो, दूसरे ने आदेश दिया, जबकि चालक दल अपनी स्थिति में भाग रहा था। गियर क्रैंकिंग और तोपों के लोड होने की आवाज़ से हवा भर गई। कुछ ही क्षणों में जहाज के तोपखाने ने एक अथक बहिराज जारी कर दिया। तोप के गोले, तीर और अन्य प्रक्षेप्य हवा में उड़ गए, जो घातक इरादे से माइकल की स्थिति पर एकत्रित हुए। जैसे ही हमला शुरू हुआ, राक्षसों ने अपनी रणनीति को समायोजित किया, पानी से बचते हुए और संभावित जाल से दूर रहते हुए। उन्होंने अपने हमलों का समन्वय किया, जिसका उद्देश्य माइकल को विशुद्ध संख्या और क्रूरता से पराजित करना था, जबकि ऊपर से तोपखाने की आग ने उसे रक्षात्मक स्थिति में रखा। युद्ध का मैदान विनाश, विस्फोटों और युद्ध के नारों से भरा हुआ था, जो एक बहरा गर्जन में विलीन हो रहे थे। एल्दटासस ने ध्यान से देखा, उम्मीद करते हुए कि उनकी सेनाओं की संयुक्त शक्ति डार्क लॉर्ड को व्यस्त रखने और उसे अपनी किसी भी कुटिल योजना को लागू करने से रोकने के लिए पर्याप्त होगी। दूसरी ओर माइकल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आसमान में आगे बढ़ा। उसकी हरकतें गति और शक्ति का एक धुंधलापन थीं। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ा, उसने उल्का मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। पहले से ही अंधेरा हो चुका आसमान और भी काला हो गया, एक अशुभ बदलाव जिसने स्काईहॉल के स्वर्गदूतों को अपनी राह पर रोक दिया। उन्हें लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। धिक्कार है, वह जादू कर रहा है, एक देवदूत ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई थीं। अपने आप को संभालो, वह उल्कापिंडों को नीचे बुला रहा है, एक और देवदूत चिल्लाया, जो बेतहाशा छिपने की कोशिश कर रहा था। राक्षसों ने वातावरण में बदलाव को महसूस करते हुए मंत्र के विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए जल्दी से फैल गए। अचानक काले बादल छंट गए और 3 विशाल उल्कापिंड धीरे धीरे नीचे उतरे। उनकी ज्वलंत पूंछ आकाश को रोशन कर रही थी। प्रकाश के देवता नूह की मृत्यु के बाद भी लपटों की रोशनी मंद और अधिक अशुभ लाल लग रही थी। उल्कापिंड अंधेरे आकाश को चीरते हुए फुफकार रहे थे। उनका उतरना विनाश का अग्रदूत था। एयरशिप और समुद्री युद्धपोतों पर स्काईहॉल के स्वर्गदूतों और चालक दल के सदस्यों ने घबराहट में प्रतिक्रिया व्यक्त की। हे भगवान, वह उल्कापिंडों को नीचे ला रहा है, जहाज के कप्तानों में से एक चिल्लाया। उसकी आवाज़ बढ़ती अराजकता के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। चले जाओ, जहाज से उतर जाओ, अब यहाँ से चले जाओ, एक अन्य क्रू सदस्य ने चिल्लाते हुए दूसरों को डेक के किनारों की ओर धकेला। दृश्य पूरी तरह से अराजकता का था क्योंकि कई क्रू सदस्य आसन प्रभाव से बचने के लिए समुद्र में कूद गए। स्वर्गदूतों ने ऊंचाई हासिल करने और घातक प्रक्षेप्यों से बचने के लिए अपने पंखों को जोर से फड़फड़ाते हुए हवा में उड़ान भरी। पहला उल्का एक हवाई जहाज से टकराया। प्रभाव ने कागज की तरह इसकी संरचना को चीर दिया। विस्फोट ने मलबे को सभी दिशाओं में उड़ा दिया, जिससे आग और धुएं के विस्फोट से आकाश चमक उठा। दूसरा उल्का आकाश में जलता हुआ चला गया। इसका प्रक्षेप पथ नीचे एक फ्रिगेट से टकराया। जहाज आग की लपटों में घिर गया। उल्का के बल ने इसे धधकती नरक में बदल दिया। शिट, जहाज से सभी लोग उतर जाओ अभी। आग फैलते ही एक नाविक चिल्लाया, समुद्र में गोता लगाते हुए। अरे यार, हम बर्बाद हो गए। उल्का के टकराने पर एक और चिल्लाया। जहाज भारी बल के कारण बिखर गया। तीसरा उल्का सीधे समुद्र में गिरा, जिससे एक बहुत बड़ी उबलती लहर पैदा हुई।
लहर आगे बढ़ी, पास के युद्धपोतों से टकराए और नाविकों को उनके डेक से बहा ले गई। पानी उबल रहा है, कूदो कूदो, एक उन्मत्त आवाज ने पुकारा, क्योंकि लोग जलती हुई गर्मी से बचने के लिए जहाज से कूद पड़े। जैसे जैसे नीचे तबाही मची, माइकल का सिस्टम बेकाबू हो गया, उसे सूचनाओं की बौछार करने लगा। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 40,000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 80,000 बदमाश अंक। डिंग, सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए मेजबान को बधाई। इनाम है 50,000 बदमाश अंक। माइकल ने सूचनाओं को नजरअंदाज किया, उसका ध्यान उन राक्षसों पर था जो फैल गए थे, उल्काओं से खुद को बचा रहे थे और उन्हें जाल से पकड़कर पानी में डुबोने के उसके जाल से बच रहे थे। स्मार्ट कमीने, उसने बड़बड़ाते हुए कहा, उसके होठों पर एक मुस्कुराहट उभरी। उसने फिर से अपने हाथ उठाए, एक और जादू चलाने के लिए तैयार। स्काईहॉल के देवदूत और कुछ जो उल्कापिंड के हमले से बमुश्किल बच पाया था, वह डर कर देख रहा था। वह फिर से कास्टिंग कर रहा है। लानत है, उसे रोको, एक देवदूत चिल्लाया, उसकी आवाज में हताशा थी। उसे नीचे गिरा दो, इससे पहले कि वह हम सबको मिटा दे। दूसरा चिल्लाया, उसके स्वर में भय स्पष्ट था। चलो, तुम बेकार के लोग, उसे अभी रोको। एक तीसरा देवदूत चिल्लाया, दूसरों को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया। हताशा ने उनके कार्यों को बढ़ावा दिया। कुछ देवदूतों ने कच्चे आग ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करके जल्दी से अपने स्वयं के मंत्र डाले। उनके पास माइकल के कवच की परिष्कृत अवशोषण क्षमता नहीं थी, इसके बजाय उन्होंने अपने शरीर पर अंकित रूनों के माध्यम से सीधे ऊर्जा को अवशोषित किया, एक अक्षम और खतरनाक तरीका, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। NOWELL-BE-IN.C ओम। आग के धधकते गोले, बर्फ के भाले और बिजली के बोल्ट हवा में माइकल की ओर बढ़े। प्रत्येक मंत्र का ची अस्थिर ऊर्जा के साथ चटक रहा था। मिसेफायर का जोखिम स्पष्ट था, लेकिन डार्क लॉर्ड को रोकने की तत्परता से दब गया। माइकल ने अपनी रिस्पॉन्सिव शील्ड के सक्रिय होने पर हंसी उड़ाई, उसे एक पारदर्शी नीले अवरोध में ढंक दिया। आने वाले मंत्र ढाल से टकराए, उनकी शक्ति अवशोषित हो गई और बेकार हो गई। आग बुझ गई, बर्फ पिघल गई और बिजली बाधा के खिलाफ हानिरहित रूप से फैल गई। अच्छा प्रयास, माइकल ने कहा, उसकी आवाज में मजाकियापन था, क्योंकि वह अपने दुश्मनों पर विनाश की एक और लहर को उजागर करने के लिए तैयार था। अचानक गड़गड़ाहट शुरू हो गई और बिजली की चमक आसमान में फैल गई। स्काईहॉल स्वर्गदूतों, जिन्होंने डार्क लॉर्ड और उनके मंत्रों के शस्त्रागार का गहन अध्ययन किया था, ने अशुभ संकेतों को पहचान लिया। ऊपर अंधेरे आसमान में इकट्ठा होने वाले तूफानी बादलों का केवल एक ही मतलब हो सकता था, माइकल अपना बिजली का जादू डालने वाला था। अरे, वह तूफान बुला रहा है, एक स्वर्गदूत चिल्लाया, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। तैयार हो जाओ, वह हम पर नरक बरसाने वाला है। एक और देवदूत चिल्लाया, उसकी आवाज में घबराहट साफ थी। हमें उसे अभी नीचे गिराना होगा, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। एक और चिल्लाया, जिससे उसके आसपास के लोग हरकत में आ गए। स्काईहॉल के देवदूत जो उल्कापिंडों से बाल बाल बच गए थे, साथ ही तैरते हुए हवाई जहाजों पर सवार चालक दल और उग्र अंधेरे महासागर पर मौजूद जहाजों ने तुरंत माइकल पर अपनी सारी ताकत झोंक दी। तोपें गरजने लगी, बैलिस्टा को वापस घुमाया गया और विशाल तीरों को आकाश में छोड़ा गया। सब कुछ जला दो, उस कमीने को नीचे गिरा दो, एक जहाज के कप्तान ने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज अराजकता के कारण मुश्किल से सुनाई दे रही थी। हमारे पास जो कुछ भी है, उससे उसे मार डालो, पीछे मत हटो, एक और चिल्लाया, उसकी आवाज में तनाव साफ था। हवा तोप की आग की गगनभेदी आवाज, बैलिस्टा की टंकार और हवा में चीरते हुए विशाल तीरों की आवाज से भरी हुई थी। लेकिन माइकल ने अपने विशेषज्ञ उड़ान कौशल के साथ, सटीकता और चपलता के साथ हमले को चीरते हुए बहिराज को चकमा दिया। फिर राक्षसों और स्वर्गदूतों ने समान रूप से भय से देखा, क्योंकि तूफानी बादलों से सैकड़ों काली बिजली गिर रही थी। बोल्ट अथक थे, घातक सटीकता के साथ प्रहार कर रहे थे। पहले बोल्ट ने आकाश में भागने की कोशिश कर रहे स्वर्गदूतों को मारा, उनके शरीर हिंसक रूप से ऐंठने लगे, क्योंकि काली बिजली उनके शरीर से होकर गुजरी, मांस को चीरती हुई और पंखों को जलाती हुई। उनकी पीड़ा की चीखें गूंज उठी जब वे आकाश से नीचे गिरे, झुलसे हुए और बेजान। हे भगवान, हम यहाँ भून जा रहे हैं, एक देवदूत चिल्लाया। कुछ क्षण पहले एक बिजली ने उसे मारा, जिससे वह सुलगता हुआ ढेर बन गया। इसके बाद हवाई जहाज थे, उनके पतवारों में बड़े बड़े बोल्ट फट रहे थे, जिससे संग्रहित गोला बारूद में आग लग गई। विस्फोट हुए, जिससे मलबा और शव सभी दिशाओं में उड़ गए। आकाश जलती हुई लकड़ी की तीखी गंध और विस्फोटों में फंसे लोगों की चीखों से भर गया। प्रभाव के लिए तैयार हो जाओ, हम पर हमला हुआ है। जहाज के एक भयंकर विस्फोट में बिखरने से ठीक पहले एक चालक दल के सदस्य ने चिल्लाया। नीचे समुद्र में जहाज सुरक्षित नहीं थे। काली बिजली ने फ्रिगेट और मैनोवाज को मारा, मस्तूलों को तोड़ दिया और डेक को जला दिया। नाविकों को जहाज से बाहर फेंक दिया गया, उनकी चीखें बिजली की चमक और समुद्र की गर्जना में डूब गईं।
हम बर्बाद हो गए हैं। जहाज छोड़ दो। जहाज पर बिजली गिरने से नाविक चिल्लाया, जिससे जहाज दो हिस्सों में बंट गया और नीचे की गहराई में चला गया। नीचे हो रहे नरसंहार को देख रहे एल्फ को पता था कि यह एक और नरसंहार में बदल रहा है। युद्ध का मैदान स्वर्गदूतों, राक्षसों और जहाजों के जले हुए अवशेषों से अटा पड़ा था। हताशा की स्थिति तब पैदा हुई जब उसने एल्डटासस की ओर रुख किया और तुरंत पीछे हटने की गुहार लगाई। एल्डटासस, हमें पीछे हटना होगा। यह एक भयानक नरसंहार में बदल रहा है। एल्फ ने आग्रह किया, उसकी आवाज़ डर से कांप रही थी। एल्डटासस क्रोध और जिद्दी अभिमान से ग्रस्त होकर एल्फ के चेहरे पर थप्पड़ मारा। चुप रहो, कायर, उसने गुर्राते हुए कहा, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। तुम्हें लगता है कि हम बस भाग सकते हैं? हम लड़ेंगे। अपने चुभते गाल को थामे हुए योगिनी केवल निराशा में देख सकती थी, क्योंकि टासस का क्रोध तर्क पर हावी हो गया था। वह कड़ी मेहनत करना चाहता है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, टासस ने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक संकल्प चमक उठा, क्योंकि उसने एक और शक्तिशाली हथियार का उपयोग करने का फैसला किया। इस क्रूर लड़ाई का रुख मोड़ने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अध्याय 1305 दिव्य तोप। उस समय गनेरिया के अंदर एल्डटासस ने क्रोध और हताशा के मिश्रण के साथ अपने अनुचरों को आदेश दिया, अभी दिव्य तोप निकालो। वह दहाड़ा। जैसे ही उसके मुंह से शब्द निकले, उसके आसपास के लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। दिव्य तोप का इस्तेमाल पहले भी किया जा चुका था, जब डार्क लॉर्ड ने नूह के साथ युद्ध किया था। जब यह फायर हुआ तो उनकी पवित्र युवती रोवेना, जिसने पाया था कि डार्क लॉर्ड उसका भाई था, ने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। कई लोगों का मानना था कि वह विस्फोट में वाष्पित हो गई थी। दूसरों को लगा कि वह कहीं घायल हो सकती है, लेकिन उसके बाद से उसे नहीं देखा गया। एल्डटासस उन कई लोगों में से एक थे जिन्होंने डार्क लॉर्ड को बचाने के लिए रोवेना को गद्दार करार दिया था। हालांकि इस बार उन्हें पता था कि हस्तक्षेप करने के लिए कोई रोवेना नहीं है। अपनी गांड हिलाओ और उस कमबख्त तोप को यहाँ लाओ। टासस ने जोर से चिल्लाया। उसका धैर्य कम हो गया और उसका गुस्सा स्पष्ट था। हालांकि डरे हुए मिनियन तुरंत सहमत हो गए और कार्रवाई में जुट गए। कुछ बौने और कल्पित बौने संचार उपकरणों की ओर दौड़े। स्काईहॉल मुख्यालय को आकाशीय तोप को उनके स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए बुलाया। उस लानत की चीज को जल्दी से तैयार करो, एक बौने ने काम करते हुए बड़बड़ाया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। अरे, हम वाकई फिर से ऐसा कर रहे हैं, एक योगिनी ने अपने साथी से फुसफुसाते हुए कहा, एल्डटासस की नज़र से बचते हुए। पिछली बार जब हमने इसका इस्तेमाल किया था तो सब कुछ बर्बाद हो गया था, दूसरे ने घबराए हुए एल्ड की ओर देखते हुए धीरे से कहा। बस जल्दी करो और उसे और नाराज मत करो, एक बौना बड़बड़ाया जब वे टेलीपोर्टेशन का समन्वय कर रहे थे। जब वे बेतहाशा काम कर रहे थे तो हवा में तनाव बहुत था। वे सभी आकाशीय तोप की विनाशकारी शक्ति और इसे फिर से इस्तेमाल करने के निहितार्थों को जानते थे। इस बीच बाहर तूफान ने अपना अथक हमला जारी रखा। बिजली के बोल्ट घातक शक्ति के साथ गिरे। हर एक ऐसा लग रहा था जैसे वह खुद मौत का तांडव कर रहा हो। स्वर्गदूतों और चालक दल के सदस्यों को बीच वाक्य में ही चोट लग गई। उनके शब्द अचानक जलती हुई ऊर्जा से कट गए। हे भगवान, एक देवदूत ने कहा, लेकिन एक बिजली के झटके ने उसे वहीं भाप बना दिया और वह चुप हो गया। हम भून रहे हैं, एक और चिल्लाया, इससे पहले कि बिजली के झटके ने उसे जले हुए भूसे में बदल दिया। नीचे के जहाजों पर भी अराजकता कम नहीं थी। बिजली के बोल्ट बारूद के बैरल से टकराए, जिससे बड़े विस्फोट हुए और जहाज अलग अलग हो गए। लपटें उठीं और मस्तूल टूट गए, क्योंकि जहाज टुकड़े टुकड़े हो गए और उग्र समुद्र में डूब गए। बारूद जा रहा है, एक नाविक की चीख एक बहरे धमाके में समाप्त हुई, क्योंकि उसका जहाज आग और मलबे से भस्म हो गया। जब माइकल विनाश को देखते हुए बीच हवा में मंडरा रहा था तो वह रोमांच और क्रोध की लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। स्काईहॉल ने उसके जीवन में बहुत दर्द और पीड़ा ला दी थी, अब वह उसका बदला चुका रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा होगा। उसने अपनी आवाज़ में एक गहरे मनोरंजन के साथ अपनी आवाज़ को और भी मजबूत करते हुए हंसी उड़ाई। स्काईहॉल, माइकल ने कहा, तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। उसका स्वर ठंडा और घातक हो गया। अब मैं तुम्हें ईंट ईंट करके नष्ट कर दूंगा। गनेरिया के अंदर एल्डटासस आगे पीछे घूम रहा था, उसकी हताशा उबल रही थी। कमांड हब अराजक गतिविधि का एक छत्ता था, जो उसके अधीनस्थों की उन्मत्त हरकतों और संचार उपकरणों की निरंतर गुनगुनाहट से भरा हुआ था। मेरी दिव्य तोप कहाँ है? उसकी आवाज़ हताशा और क्रोध के मिश्रण के साथ गूंज रही थी, जो धातु की दीवारों से टकरा रही थी। हमारे पास पूरा दिन नहीं है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, बौनों और आधे लोगों को इधर उधर भागते हुए देख रही थीं, जो बाहर मौजूद स्वर्गदूतों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे थे, जो चल रही लड़ाई से बचे लोगों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। स्वर्गदूत, जिनमें से कई घायल और थके हुए थे, अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तेज चलो, लानत है, मुझे वह तोप अभी चाहिए। टासस की आवाज़ ने शोर को चीरते हुए तुरंत ध्यान आकर्षित किया।
कमरे में तनाव स्पष्ट था, भय और तात्कालिकता का दम घोंटने वाला आवरण छाया हुआ था। ये कहाँ है? टासस ने पास में खड़े एक आधे बच्चे को लात मारी जो गुस्से में केबल पर गिर गया था, जिससे वह बेचारा प्राणी फर्श पर गिर गया। आधे बच्चे की दर्द भरी चीख ने संकट के शोर को और बढ़ा दिया। मैंने बहाने नहीं, बल्कि दिव्य तोप मांगी थी। टासस के चेहरे पर गुस्से का मुखौटा था। एल्फ, जो बढ़ती हुई जलन के साथ दृश्य को देख रहा था, आखिरकार बहुत हो गया। इसे संभालो टासस, हम यहाँ बिखर रहे हैं क्योंकि तुम अपना दिमाग खो रहे हो। बाहर राक्षस फिर से इकट्ठा हो गए, बिजली के सबसे बुरे हमलों से बचकर। यहाँ तक कि अंधेरे बोल्ट से मारे गए लोग भी जल्दी से ठीक हो गए, उनके घाव अलौकिक गति से भर गए। डार्क लॉर्ड पर एकत्रित होकर उन्होंने अपनी पिछली असफलताओं से सीखते हुए अपनी रणनीति को अनुकूलित किया। इस बार वे आंख मूंदकर उस पर नहीं चढ़े, इसके बजाय उन्होंने चालाकी और समन्वय का प्रदर्शन किया। राक्षसों का एक समूह हवा और समुद्र में बर्बाद जहाजों पर उतरा, आसानी से तोपों को तोड़ दिया। अपनी अपार शक्ति और 4 भुजाओं का उपयोग करते हुए उन्होंने जहाज की तोपखाने से अस्थायी हाथ की तोपें बनाईं। इस बीच अन्य राक्षस भारी बारूद के बैरल को हथियाने के लिए नीचे झपटे। अपने शक्तिशाली पंखों और कई भुजाओं के साथ उन्होंने इन विशाल बैरल को भयानक दक्षता के साथ संचालित किया। एक राक्षस, एक विशाल आकृति जिसके सिर से 2 सींग निकले हुए थे, ने एक बैरल को हवा में ऊंचा उठाया और अपनी पूरी ताकत से माइकल पर फेंका। बैरल ने गोलाबारी की आसमान में धुएं की एक पतली रेखा के साथ उसकी ओर गिरते हुए। साथ ही हाथ की तोपों वाले राक्षसों ने फ्यूज जलाए, उनकी आंखें दुष्ट इरादे से चमक रही थीं। उनकी भुजाओं में ताकत और उनके बेहतर समन्वय ने उन्हें इन भारी तोपों को सटीकता से निशाना बनाने की अनुमति दी, जैसे कि उनका वजन कुछ भी न हो। एक बार जब राक्षसों ने बारूद के बैरल फेंके तो माइकल ने जल्दी से अपना हाथ उठाया, आने वाले बैरल पर काले बिजली के बोल्ट दागे। बिजली जुड़ गई, हवा में बैरल में आग लग गई और बड़े पैमाने पर विस्फोट हुआ। विस्फोटों ने पूरे आसमान में शॉकवेव भेजी, जिससे आसपास के हवाई जहाज हिंसक रूप से हिल गए। हे भगवान, कुछ तो थाम लो, एक क्रू मेंबर चिल्लाया, रेलिंग को पकड़ते हुए जैसे ही जहाज लड़खड़ा रहा था। हम खिलौने की तरह इधर उधर फेंके जा रहे हैं। संतुलन बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए एक और देवदूत चिल्लाया। विस्फोट के बल पर हवाई जहाज कांप उठे, अंदर के क्रू खुद को सुरक्षित करने और जहाज़ों को लहरों से उड़ने से बचाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। इस बीच राक्षसों ने माइकल पर घातक सटीकता के साथ अपने अस्थायी हाथ तोपों को फायर करने का अवसर जब्त कर लिया। जैसे ही वह विस्फोट करने वाले बैरल से निपट रहा था, एक तोप का गोला सीधे उसकी पीठ पर लगा, जिससे वह हवा में लुढ़क गया। बकवास, ये चोट लगी है, माइकल ने गुर्राते हुए कहा, उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्सा था। प्रभाव गंभीर था, लेकिन उसके एपीडी ने काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसके घाव तेजी से ठीक हो गए। उसका कवच, हालांकि क्षतिग्रस्त और झुलसा हुआ था, उसने उसे सबसे खराब क्षति से बचाया था। माइकल ने खुद को हवा में स्थिर किया। डार्क एनर्जी जैसे ही वह अपनी स्थिति में आया, उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। राक्षसों ने अपने हमले में अथक रूप से माइकल पर उड़ते हुए गोलियां चलाईं, उनके अस्थायी हाथ की तोपों ने घातक सटीकता के साथ निशाना साधा। प्रत्येक तोप की आग ने आकाश को रोशन कर दिया। युद्ध के मैदान में जोरदार गूंज गूंज उठी। माइकल उनकी नई नई सटीकता के लिए एक अनिच्छुक सम्मान महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अरे, तुम लोग अच्छे हो, उसने बुदबुदाया, एक और तोप के गोले को चकमा देते हुए जो उसके पास से गुजरा, बस उसके कंधे को छूते हुए। नीचे से स्वर्गदूतों ने राक्षसों को प्रोत्साहित करते हुए चिल्लाया, गोली चलाते रहो, उसका पीछा करो और उसे आसमान से गोली मार दो। एक स्वर्गदूत चिल्लाया, उसकी आवाज़ तनावपूर्ण लेकिन दृढ़ थी। उस कमीने को पकड़ो, हमें इसे खत्म करना होगा। एक और स्वर्गदूत चिल्लाया, हालांकि गहराई से उनमें से कई जानते थे कि डार्क लॉर्ड, एक देवता को मारना लगभग असंभव था। फिर भी क्रोध और बदला लेने की इच्छा ने उनकी चीखों को और बढ़ा दिया, खासकर उन लोगों ने जिन्होंने माइकल के क्रोध में दोस्तों को खो दिया था। उसे चोदो, उसे भागने मत देना, एक तीसरा देवदूत चिल्लाया, उसकी आवाज़ निराशा और उम्मीद दोनों से भरी हुई थी। जब माइकल ने बैराज से बचकर भागा तो आसमान हर तोप की आग से जगमगा उठा। धमाकेदार आवाज़ें युद्ध का कोलाहल पैदा कर रही थीं। कुछ गोलियां उसे छू गईं, जिससे उसके कवच से चिंगारियां उड़ीं। लेकिन जब वह चतुराई से आने वाली आग से बच रहा था और बारूद के बैरल को नष्ट कर रहा था, तो अचानक अशुभ गुनगुनाहट की आवाज़ युद्ध की अराजक सिम्फनी को चीरती हुई आई। उसने अपनी उड़ान अचानक रोक दी, तुरंत आवाज़ को पहचान लिया। ये वही आवाज़ थी जो उसने पहले सुनी थी, नूह के साथ उसकी लड़ाई के दौरान सेलेस्टियल तोप के प्रकट होने से ठीक पहले। रोवेना द्वारा तोप से दागी गई किरण में खुद को फेंकने की याद उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से कौंध गई। उसका बलिदान उसकी चेतना में गहराई से अंकित हो गया। परिचित आवाज़ ने उसे प्रत्याशा और क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींचने पर मजबूर कर दिया। ऊपर देखते हुए माइकल ने एक विशाल तलवार जैसा जहाज काले बादलों के बीच से उतरते हुए देखा, जिसका आकार बहुत बड़ा था, गनेरिया को भी बौना बना दिया।
जहाज की मौजूदगी ने पहले से ही उदास युद्ध के मैदान को और भी काला कर दिया, जिससे नीचे की हर चीज पर एक अशुभ छाया पड़ गई। जैसे ही विशाल जहाज अपनी स्थिति में आ गया, माइकल की नज़र सेलेस्टियल तोप पर टिक गई, जो एक विशाल तलवार के आकार का एक शक्तिशाली हथियार था। तोप के साथ लाल रेखाएं चमकने लगीं, जो ये संकेत दे रही थी कि यह शक्ति प्राप्त कर रही थी। ऊर्जा एक भयावह गुनगुनाहट के साथ चार्ज हो रही थी। इसे लाओ, उसने बड़बड़ाया। उसकी आवाज़ में एक भयंकर संकल्प था, क्योंकि वह एक बार फिर विनाशकारी हथियार का सामना करने के लिए तैयार था। अध्याय 1306 डार्क लॉर्ड बनाम सेलेस्टियल तोप। जैसे ही सेलेस्टियल तोप ने शक्ति प्राप्त की, स्काईहॉल के देवदूत डर के मारे बिखर गए, किरण के घातक मार्ग से बचने के लिए बेताब हो गए। रास्ते से हट जाओ, एक देवदूत चिल्लाया। उसके पंख बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे और वह भाग रहा था। बकवास बकवास बकवास, हम सब मरने वाले हैं, एक और देवदूत चिल्लाया। उसकी आंखें घबराहट से चौड़ी हो गई थीं, क्योंकि वह अपने और तोप के बीच जितना संभव हो सके उतनी दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। अपने गधे हिलाओ, वह चीज सब कुछ नष्ट कर देगी, एक तीसरा देवदूत चिल्लाया। भागने की जल्दी में दूसरों को एक तरफ धकेल दिया। तोप की नोक के नीचे तैर रहे जहाजों पर सवार चालक दल भी घबरा गए, ये जानते हुए कि उनके जहाज बर्बाद हो गए हैं। अरे यार, हम यहाँ बैठे हुए बत्तख हैं, एक नाविक चिल्लाया। रेलिंग को पकड़ते हुए उसने डर से ऊपर देखा। हमारे पास समय रहते वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम मर चुके हैं, एक अन्य क्रू सदस्य चिल्लाया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। तोप की भयावह ध्वनि और भी तेज होती जा रही थी। यह उस विनाश का संकेत था जो वह करने जा रही थी। माइकल ने हंसते हुए कहा, उसे छाया टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके भागने की अपनी क्षमता पर भरोसा था, एक ऐसा कौशल जो दुनिया के अंधेरे में डूबने के बाद से अमूल्य हो गया था। हालांकि वह आसानी से टेलीपोर्ट होकर दूर नहीं जा सकता था और तोप को अपने तैरते हुए पहाड़ और महल पर फायर करने नहीं दे सकता था। पहाड़ ईव के परिवार की ओर से एक प्रिय उपहार था, ईव की विरासत का विस्तार था और वह इसे नष्ट नहीं होने देना चाहता था। माइकल अविश्वसनीय गति से उड़ गया और तोप के नुकीले सिरे को अपने साथ खींच लिया। विशाल हथियार ने उसकी हरकतों पर नजर रखते हुए भयावह रूप से गुर्राहट की। इसकी घातक नोक उसके पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि वह इसे अपने कीमती गढ़ से दूर ले जा रहा था। इस बीच सेलेस्टियल तोप ने शक्ति प्राप्त करना जारी रखा। इसके चारों ओर की रेखाएं चार्ज होने के साथ साथ और भी चमकीली होती जा रही थीं। गनेरिया के अंदर एल्डर टासस ने अपने जहाज को तोप के बगल में रणनीतिक रूप से खड़ा कर दिया और ध्यान से देख रहा था। उसका धैर्य जवाब दे गया। उसने तोप संचालकों को आदेश दिया। उसकी हताशा उबल रही थी। इतना समय क्यों लग रहा है, उस चीज को अभी चार्ज करो, टासस चिल्लाया। उसकी आवाज कमांड हब में गूंज रही थी। हमारे पास पूरा दिन नहीं है, इसे अभी फायर करो, वह चिल्लाया, बढ़ती हुई अधीरता के साथ आगे पीछे घूम रहा था। कमांड हब में मौजूद लोगों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया, सेलेस्टियल तोप की अपार शक्ति के बारे में जानते हुए। वे आपस में बड़बड़ा रहे थे, उनके चेहरे चिंता से भरे हुए थे। अगर वह चीज फायर करती है तो हमारे जहाज विस्फोट में फंस सकते हैं, एक ने फुसफुसाते हुए कहा। एक चिंतित भौं उसके माथे पर थी। हाँ, और जहाज पर मौजूद चालक दल, कुछ राक्षसों का उल्लेख नहीं करना, धूल में बदल सकता है, दूसरे ने कहा। उसकी आवाज धीमी और तनावपूर्ण थी। हम बहुत करीब हैं, एक तीसरे ने घबराकर तोप की चमकती रेखाओं को देखा। बड़बड़ाहट के बीच एल्फ ने दुर्लभ साहस दिखाते हुए एल्डर टासस का सामना करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। एल्डर टासस, यह एक बुरा विचार है। तोप का विस्फोट हमारी अपनी सेनाओं को नष्ट कर सकता है। हमें इस योजना पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन एल्डर टासस ने उसका कॉलर पकड़ लिया। तुम बेकार के एल्फ हो, हमेशा संदेह करते रहते हो, हमेशा रोते रहते हो। तुम्हारे एल्फ या तो काय हैं या देशद्रोही। एल्डर ने उसे हिंसक रूप से हिलाते हुए कहा। हम अब पीछे नहीं हट सकते। अगर हम डार्क लॉर्ड को नहीं हटाते तो इस दुनिया की रक्षा के लिए कोई स्काईहॉल नहीं बचेगा जो बर्बाद हो चुकी है। एल्फ ने अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष किया, जबकि टासस ने जारी रखा। एल्डर, सेलेस्टियल तोप 50 सेकंड में फायर करेगी, जहाज में एक हाफलिंग ने विनम्रतापूर्वक कहा। बाहर युद्ध का मैदान अस्त व्यस्त था, बिजली के बोल्ट अभी भी गिर रहे थे और समुद्र में जहाज जल रहे थे। राक्षसों ने माइकल पर बारूद के बैरल और तोपों से हमला करना जारी रखा, जिसने चतुराई से उनके हमलों को चकमा दिया और उनका मुकाबला किया। बड़े, यह पागलपन है, योगिनी ने अपना संयम वापस पाने की कोशिश करते हुए कहा। तोप का विस्फोट हमारे अपने बलों सहित अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता है। यह एक हारने वाली लड़ाई है। डार्क लॉर्ड हमारे नियमों से नहीं खेलता है। भले ही हम उसे हरा दें, वह बस टेलीपोर्ट हो जाएगा या देवताओं के दायरे में वापस चला जाएगा और मजबूत होकर वापस आएगा। हमें इस बारे में होशियार होने की जरूरत है। हम कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते। जिस किसी को भी मेरी योजना से कोई समस्या है, वह भी मेरे जहाज से कूद सकता है। टासस ने एक झटके के साथ योगिनी को एक तरफ धकेल दिया।
चालक दल के सदस्यों ने असहज नजरों का आदान प्रदान किया। कमांड हब में तनाव बढ़ गया। बाहर दानवों और स्वर्गदूतों ने डार्क लॉर्ड के खिलाफ अपनी हताश लड़ाई जारी रखी। उनकी कोशिशें उनकी भारी शक्ति के सामने निरर्थक लग रही थीं। 20 सेकंड, हाफलिंग ने घोषणा की, उसकी आवाज़ चिंता से कांप रही थी। बाहर सेलेस्टियल तोप थोड़ी हिलने लगी क्योंकि इसकी नोक सुनहरे नारंगी रंग की चमक रही थी। ऊर्जा बढ़ रही थी और तीव्र गर्मी विकीर्ण कर रही थी। अपनी रणनीतियों में निर्दयी दानवों को पता था कि उन्हें बीम को मारने के लिए डार्क लॉर्ड को जगह पर रखना होगा। बिना किसी दूसरे विचार के दो सींग वाले दानव माइकल पर झपटे, उसे बीच हवा में पकड़कर स्थिर रखने की कोशिश की, भले ही इसका मतलब उनका खुद का विनाश हो। लेकिन डार्क लॉर्ड को पकड़ना कोई आसान काम नहीं था। माइकल ने तरल सटीकता के साथ उनकी पकड़ से बच निकला। यह महसूस करते हुए कि उनकी प्रारंभिक योजना पर्याप्त नहीं थी, दानवों ने जल्दी से समायोजित किया। वे माइकल के चारों ओर एक घेरा बनाते हुए हर दिशा में उड़ गए। फिर एक समन्वित प्रयास में उन्होंने अपनी अस्थायी तोपों को अंदर की ओर दागा, जिससे आग का एक घातक जाल बन गया जिसने माइकल को उनके गठन के भीतर रहने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे वह सेलेस्टियल तोप के लिए एक अधिक स्थिर लक्ष्य बन गया। गनेरिया के अंदर चालक दल राक्षसों की चालाक रणनीति को देखकर हैरान रह गया। हे भगवान, वे बहुत चालाक हैं, एक चालक दल के सदस्य ने अविश्वास से आंखें फाड़कर कहा। वे वास्तव में उसे तोप के लिए पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरे ने बड़बड़ाया। उसकी आवाज में विस्मय और भय का मिश्रण था। अरे, वे ये सुनिश्चित करने के लिए खुद को बलिदान कर रहे हैं कि हम उसे मार दें, तीसरे ने अविश्वास में अपना सिर हिलाते हुए कहा। आखिरकार जब हाफलिंग ने दर्पण में देखा टाइमर 0 पर पहुंच गया, तो बाहर की दिव्य तोप कांप उठी। तोप से ऊर्जा की एक चमकदार तीव्र किरण निकली जिसने अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया। इसके चारों ओर की हवा तुरंत गर्म हो गई, जिससे चिलचिलाती गर्मी और हिंसक झटकों की लहर पैदा हुई जिसने इसके रास्ते में आने वाली हर चीज को हिला दिया। धमाकेदार आवाज बहरा कर देने वाली थी जो पूरे युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। अभी फायर करो, एल्डर टासस ने दहाड़ लगाए। किरण ने उस घेरे को निशाना बनाया जहां डार्क लॉर्ड तोप के गोले द्वारा पिंजरे में बंद था। रोशनी इतनी अंधा करने वाली थी कि कोई भी अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता था, पूरे अंधेरे समुद्र को एक अजीब लाल रंग में रोशन कर रहा था। हे भगवान, यह क्या है? लद्दार दाढ़ी वाला एक मोटा बौना चिल्लाया, अपनी आंखों को तीव्र प्रकाश से बचाते हुए। ये सब कुछ वाष्पीकृत कर देगा। चांदी के बालों वाला एक पीला चमड़ी वाला योगिनी चिल्लाया। हम धूल में मिल जाएंगे। चेहरे पर निशानों वाला एक इंसान चिल्लाया। किरण के रास्ते में फंसे हुए तैरते हुए हवाई जहाज कुछ ही सेकंड में राख में बदल गए। बदकिस्मत देवदूत और राक्षस जो गर्मी के दायरे में थे, वे लगभग तुरंत ही बिखर गए, उनके शरीर लगभग तुरंत ही बिखर गए। किरण ने अपना विनाशकारी मार्ग जारी रखा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया और सीधे नीचे उभर अंधेरे महासागर में जा गिरी। किरण के नीचे का पानी उबल रहा था और हिंसक रूप से फुफकार रहा था, जिससे भाप के विशाल बादल उठ रहे थे। प्रभाव के बिंदु से विशाल लहरें फूट पड़ीं, जो आसपास के जहाजों से टकराईं और पहले से ही अशांत समुद्र में अराजकता पैदा कर दी। एल्डर टासस ने प्रत्याशा और भय के मिश्रण के साथ देखा, क्योंकि सेलेस्टियल तोप की विनाशकारी शक्ति को मुक्त किया गया था। उम्मीद के विपरीत उम्मीद थी कि यह अंततः डार्क लॉर्ड को नीचे लाने के लिए पर्याप्त होगा। जैसे जैसे किरण कम होती गई, तीव्र प्रकाश फीका पड़ता गया और चालक दल ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं, आकाश की ओर देखा जहां डार्क लॉर्ड था। गनेरिया के अंदर हवा तनाव और प्रत्याशा से भरी हुई थी। क्या हम उसे पकड़ पाए? एक बौने ने बुदबुदाया, उसकी आवाज अनिश्चितता से कांप रही थी। क्या वह आखिरकार मर गया है? एक योगिनी ने पूछा, मुश्किल से इस पर विश्वास करने की हिम्मत जुटा पा रहा था। क्या ये खत्म हो गया है? एक जख्मी चेहरे वाला इंसान फुसफुसाया, उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें चमक रही थीं। बाहर गर्मी से झुलसी हुई त्वचा वाले राक्षस धीरे धीरे ठीक होने लगे, उनका जला हुआ मांस तेजी से फिर से बनने लगा। स्काई हॉल के स्वर्गदूत, जो तोप की आग की सीमा से बाहर रहने में कामयाब रहे थे, डार्क लॉर्ड के किसी भी संकेत की तलाश में आकाश को स्कैन कर रहे थे, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि लड़ाई आखिरकार खत्म हो सकती है। चालक दल और शेष बलों के बीच राहत की भावना लगभग स्पष्ट थी। लेकिन फिर एक हाफलिंग ने खिड़की से झांका और अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने डार्क लॉर्ड को सेलेस्टियल तोप के ऊपर आराम से खड़ा देखा, जो अब फायरिंग के बाद क्षैतिज रूप से पड़ी थी। वह तोप पर है, हाफलिंग चिल्लाया, अपनी उंगली खिड़की से बाहर की ओर इशारा करते हुए। गनेरिया के अंदर के चालक दल ने अपनी निगाहें तोप की ओर घुमाई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि डार्क लॉर्ड अभी भी पूरी तरह से जीवित है। एल्डर टासस का जबड़ा खुला रह गया जब उसने सेलेस्टियल तोप के ऊपर लापरवाही से खड़े डार्क लॉर्ड को देखा, जो बिना किसी खरोंच के था। उसे यह समझने में कठिनाई हो रही थी कि माइकल विनाशकारी बीम से बिना किसी चोट के कैसे बच गया। ये टेलीपोर्टेशन है, सीधा और सरल। उसके बगल में मौजूद एल्फ ने ठहाका लगाया।
एल्डर टासस का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने डार्क लॉर्ड को देखा, जिसने गनेरिया की दिशा में अपनी मध्यमा उंगली उठाई, पूरी तरह से जानते हुए कि वे उसे देख सकते हैं। इस इशारे ने टासस के गुस्से को और बढ़ा दिया। अचानक एल्डर को एहसास हुआ कि वह अभी भी आखिरी हंसी ले सकता है। उसकी नज़र तैरते हुए पहाड़ और अंधेरे महल पर चली गई। सेलेस्टियल तोप को उसके पहाड़ पर फायर करने का आदेश दो, टासस ने चिल्लाया, उसकी आवाज़ जहर से भरी हुई थी। उस कमबख्त जगह को नरक में उड़ा दो। अनुचरों ने उनकी बात मानने के लिए हाथ पांव मारे। उन्हें अपने कार्य की तात्कालिकता का एहसास था, क्योंकि वे तोप के लक्ष्य को पुनः निर्देशित करने के लिए आगे बढ़े। अध्याय 1307 विडंबना का मोड़। बकवास। माइकल ने अपनी सांस के नीचे शाप दिया, क्योंकि उसने देखा कि सेलेस्टियल तोप धीरे धीरे तैरते हुए पहाड़ की ओर मुड़ रही थी। वह मूर्ख नहीं था, उसने पहले ही सेलेस्टियल तोप की जांच कर ली थी और जानता था कि यह उसके मौजूदा शस्त्रागार और अंधेरे लपटों से अविनाशी थी। यहाँ तक कि सिस्टम ने भी पुष्टि की थी कि वह अपनी वर्तमान स्थिति में इसे नष्ट नहीं कर सकता। यह कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जहाँ अच्छा आदमी हमेशा घटनाओं के चमत्कारिक मोड़ से जीतता है। ये वास्तविक जीवन था, और उसे अपने महल और तैरते हुए पहाड़ को बचाने का एक तरीका खोजने की जरूरत थी। माइकल का दिमाग दौड़ गया। वह जानता था कि तोप को नियंत्रित करने वाले को मारने का कोई मतलब नहीं था। हथियार को स्काईहॉल से दूर से संचालित किया जाता था। कनेक्शन काटने से उसके सभी बदमाश अंक खत्म हो जाएंगे, जो वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, खासकर उसके दुश्मनों के साथ। इस बीच सेलेस्टियल तोप ने एक बार फिर से शक्ति प्राप्त करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती गई, इसकी रेखाएं चमकती गईं। पहली किरण से बच गए देवदूत तैरते हुए पहाड़ के चारों ओर मंडरा रहे थे। उनकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। हे भगवान, ये पहाड़ पर निशाना साध रहा है, एक देवदूत चिल्लाया। उसकी आवाज में डर भरा हुआ था। हम वहां नीचे घायल हो गए हैं, वे खत्म हो जाएंगे, दूसरे ने चिल्लाया। उसकी आवाज में हताशा साफ झलक रही थी। भाड़ में जाओ, हम क्या करें, हम यहाँ बैठे बैठे बत्तख बन गए हैं, एक तीसरा देवदूत चिल्लाया, जो पागलों की तरह बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा था। राक्षसों ने अपनी चालाकी का प्रदर्शन करते हुए ऊंची उड़ान भरी, तोप के शीर्ष पर चढ़ गए और देवदूतों, हवाई जहाज़ों और समुद्र को पीछे छोड़ दिया। वे जानते थे कि अगर वे तोप के ऊपर रहे तो किरण उन्हें निशाना नहीं बनाएगी। नीचे समुद्र में स्काईहॉल के चालक दल घबरा रहे थे और रो रहे थे। उनमें से ज्यादातर देवदूत नहीं थे और उड़ नहीं सकते थे। अगर वे जहाज से कूद भी जाते तो किरण का प्रभाव पहाड़ से टकराने पर उन्हें मार देता। हम बर्बाद हो गए, हम भाग नहीं सकते, एक नाविक चिल्लाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। भाड़ में जाओ, हम सब मरने वाले हैं, एक और नाविक चिल्लाया। उसकी आवाज डर से फट रही थी। कोई रास्ता नहीं है, हम बर्बाद हो चुके हैं, एक चालक दल के सदस्य ने जहाज की रेलिंग से चिपके हुए चिल्लाया। जैसे जैसे तोप ने शक्ति बढ़ाई, स्थिति हर सेकंड में और भी भयावह होती गई, और माइकल को पता था कि उसे जल्दी से जल्दी काम करना होगा। हाँ, उस पहाड़ को टुकड़े टुकड़े कर दो, एल्डर टासस ने दुष्ट उल्लास के साथ दहाड़ लगाई। उसकी आवाज में विकृत खुशी थी। उसकी आंखें आसन विनाश की संतुष्टि से चमक उठीं। एल्डर, इसे बंद करो, तुम हमारे स्वर्गदूतों को डार्क लॉर्ड से भी ज्यादा मारोगे। जिस एल्फ ने पहले उसका सामना किया था, वह आगे बढ़ा और विनती की। लेकिन टासस इतना निर्दयी था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। एक तेज हरकत के साथ उसने अपना खंजर निकाला और किसी के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एल्फ की गर्दन पर वार कर दिया। घाव से खून बह रहा था, जो फर्श पर फैल गया। अरे, उसने अभी अभी उसे मार डाला, एक बौना चिल्लाया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांप रहे थे और वह पीछे हट गया। तुम्हें क्या हो गया है, एक एल्फ चिल्लाया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं, उसके चेहरे पर अविश्वास साफ झलक रहा था। वह पागल हो गया है, एक और मिनियन ने डर के मारे पीछे हटते हुए दूसरों की तरफ घबराहट से देखते हुए कहा। कमांड हॉल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एल्फ का शरीर जमीन पर गिर गया, उसके चारों ओर खून जमा हो गया। मिनियन सदमे और आतंक में देख रहे थे, क्योंकि एल्डर टासस ने अपना पैर एल्फ के अभी भी हिलते हुए शरीर पर रखा, उसे दबाते हुए एक क्रूर मुस्कान के साथ। क्या किसी और की कोई राय है, टासस ने व्यंग्य किया। उसकी आंखें कमरे को स्कैन कर रही थीं, किसी को भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं थी। मिनियंस, हालांकि अपने साथियों के जीवन के बारे में चिंतित थे, लेकिन उन्होंने अपना मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। एल्फ के बेजान शरीर और फर्श पर खून के धब्बे को देखना टासस की अवज्ञा करने के परिणामों की एक स्पष्ट याद दिलाता था। उनके लिए उनका अपना जीवन अधिक महत्वपूर्ण था, और वे जानते थे कि बोलने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। जैसे ही सेलेस्टियल तोप ने अंधेरे महल पर निशाना साधा, तनाव चरम पर पहुंच गया। तोप की चमक ने एक अशुभ लाल रंग के साथ आकाश को रोशन कर दिया, जिससे युद्ध के मैदान पर लंबी भयावह छाया पड़ गई। अचानक एक गड़गड़ाहट की गर्जना आसमान में गूंजी, इतनी तेज कि ऐसा लगा कि हवा ही हिल गई। हर कोई चौंक गया, उनका ध्यान उस दिशा की ओर गया जहां से गर्जना आ रही थी।
आकाश, जो पहले से ही उतरते हुए हवाई जहाज़ों और सेलेस्टियल तोप की भयानक लाल रोशनी से जगमगा रहा था, चमकते हुए गोले से और भी रोशन हो गया था तैरते हुए हवाई जहाज़ों से। धुंधली रोशनी में बादलों के पीछे एक विशालकाय आकृति उभरी। छायादार रूप और शक्तिशाली दहाड़ ने इसे देखने वाले सभी लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। माइकल खुद भी स्तब्ध था, उसे लगा कि उसकी आंख ऊर्जा एक अदृश्य शक्ति द्वारा चूस ली गई है। क्या बकवास है, उसने बड़बड़ाया। उसके ऊपर एक अशुभ भाव छा गया। स्काईहॉल के स्वर्गदूत भी आंख ऊर्जा क्रिस्टल का उपयोग करते हुए मक्खियों की तरह आकाश से गिरने लगे। उनके कवच और पंख विफल हो गए, जिससे वे जमीन की ओर गिर गए। स्वर्गदूतों के गिरते ही हवा में आतंक की चीखें गूंज उठीं, उनकी आवाज़ें नीचे की अराजकता के साथ मिल गईं। भ्रम के बीच माइकल ने इसे स्पष्ट रूप से देखा, मोगाशुकु, 4 सिर वाला हाइड्रा। हाइड्रा का विशाल रूप सबसे अधिक युद्ध कठोर योद्धाओं को भी कांपने के लिए पर्याप्त था। इसकी उपस्थिति भारी थी, आकाश में बाकी सब कुछ बौना लग रहा था। मोगाशुकु आकाश से उतरा, उसके विशाल पंख आकाशीय तोप के पास पहुंचते ही तारों को अवरुद्ध कर रहे थे। हाइड्रा के 4 सिर गुर्राए और फटे, प्रत्येक सिर से एक भयानक आभा निकल रही थी। शक्ति के एक चौंकाने वाले प्रदर्शन में मोगाशुकु ने अपने पंजों से विशाल तोप को पकड़ लिया। आकाशीय तोप अत्यधिक दबाव में कराह उठी, इसकी धातु संरचना हाइड्रा की ताकत के खिलाफ तनाव में थी। गनेरिया के अंदर से देखते हुए एल्दटासस ने महसूस किया कि डर की लहर उसके ऊपर हावी हो गई है। मोगाशुकु का विशाल आकार और शक्ति उसे कांपने के लिए पर्याप्त थी। एल्दटासस को ऐसा लगा जैसे उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो जब उसने मोगाशुकु को देखा, कुख्यात हाइड्रा जिसे स्टॉर्मविले पर्वत में सोते हुए और दक्षिणी महाद्वीप से आग ऊर्जा को खत्म करने के लिए जाना जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि मोगाशुकु जाग जाएगा, खासकर वेदोरा के साथ अपनी विशाल लड़ाई के बाद। फिर भी यह यहाँ था और यह आकाशीय तोप को दूर कर रहा था। तोप अत्यधिक तनाव के तहत कराह रही थी। दृश्य भयावह रूप से राजसी था। मोगाशुकु अपने 4 विशाल सिरों के साथ काले बादलों से उतरा। सेलेस्टियल तोप से निकलने वाली भयानक लाल रोशनी में उसके तराजू चमक रहे थे और उसकी आंखें आदिम क्रोध से चमक रही थीं। विशाल प्राणी के पंख धीरे धीरे फड़फड़ा रहे थे, जिससे हवा के झोंके आसमान में लहरें मार रहे थे और छोटे हवाई जहाज़ों को रास्ता भटका रहे थे। हाइड्रा के पंजे, जिनमें से प्रत्येक पेड़ के तने जितना बड़ा था, सेलेस्टियल तोप को जकड़े हुए थे। तोप की धातु दबाव में चरमरा रही थी और कराह रही थी, मोगाशुकु की पकड़ के बल का सामना करने के लिए संघर्ष कर रही थी। एक शक्तिशाली झटके के साथ हाइड्रा ने तोप को तैरते हुए पहाड़ से दूर मोड़ना शुरू कर दिया। तोप की संरचना तनावपूर्ण हो गई, धातु झुक गई और जोर से विरोध करने लगी क्योंकि इसे जबरन पुनर्निर्देशित किया जा रहा था। लेकिन गनेरिया का कमांड हब पूरी तरह से अराजकता में चला गया जब मिनियंस ने देखा कि हाइड्रा तोप को उनकी ओर मोड़ रहा है। हे भगवान, ये हम पर निशाना साध रहा है। एक घबराया हुआ बौना चिल्लाया, उसकी आवाज़ डर से फट रही थी। हम सब मरने वाले हैं, यहाँ से चले जाओ। एक और मिनियन चिल्लाया, उसकी आंखें आतंक से चौड़ी हो गई थीं। कोई कुछ करे, ये हमें टुकड़े टुकड़े कर देगा। एक योगिनी चिल्लाई, उसके हाथ कांप रहे थे क्योंकि वह भागने का रास्ता ढूंढ रहा था। एल्दटासस ने अपनी हथेली पर रून को देखा, स्थिति का भार महसूस करते हुए। उसने राक्षसों पर चिल्लाया, हाइड्रा को मार डालो, अभी करो, लानत है। अंदर ही अंदर वह जानता था कि राक्षस शक्तिशाली थे, लेकिन मोगाशुकु को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। राक्षस उसके आदेश पर आगे बढ़े, लेकिन वे बीच हवा में रुक गए, एक रणनीति खोजने की कोशिश कर रहे थे। वे एक तरह की स्थिरता में फंस गए थे। उन पर उत्कीर्ण रून उन्हें बुजुर्ग के आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करते थे। फिर भी उनकी जन्मजात रणनीतिक बुद्धि ने मृत्यु के बाद भी उन्हें बताया कि हाइड्रा को नीचे ले जाने का कोई तरीका नहीं था। राक्षस गुर्राए और चीखे, अस्त व्यस्त तरीके से इधर उधर उड़ रहे थे। उनकी हरकतें अनियमित थीं, जो कि बड़े की आज्ञा मानने और आत्महत्या मिशन के प्रति उनके तार्किक प्रतिरोध के बीच उनके आंतरिक संघर्ष का संकेत था। स्थिति को हाथ से निकलता देख और आसन विनाश को और अधिक स्पष्ट होते देख, कमांड हाइव में मौजूद गर्म दिमाग वाले बौनों ने अपने हाथों में मौजूद वस्त्र और पैड एक तरफ फेंक दिए और भागने के लिए दरवाजे की ओर भागे। भाड़ में जाओ, मैं यहाँ नहीं मरूंगा, एक बौना चिल्लाया, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गईं और वह बाहर निकलने की ओर भागा। तोप को नरक में जाने दो, मैं बाहर जा रहा हूँ, एक और बौना चिल्लाया, उसकी आवाज़ में घबराहट थी और वह भी ऐसा ही करता रहा। रुको और लड़ो, नहीं तो तुम्हें देशद्रोही करार दिया जाएगा, बड़े टासस ने दहाड़ लगाए। लेकिन बौनों ने उनकी बात नहीं सुनी, वे बचने के लिए उन्मत्त होकर दरवाजे से गायब हो गए। जल्द ही अधिक से अधिक मिनियन अपनी जान के डर से समय रहते भागने की उम्मीद में दरवाजे की ओर भागने लगे। इस बीच एल्दटासस ने आदेश पर दहाड़ते हुए कहा, सेलेस्टियल तोप को चार्ज होने से रोकें। स्काईहॉल शाखा के साथ समन्वय करने वाला हाफलिंग जो सेलेस्टियल तोप को नियंत्रित करता था, पीला पड़ गया। एल्डर, एक बार जब ये चार्ज होना शुरू हो जाता है तो इसे रोकना असंभव है।
अगर हम कोशिश करेंगे तो तोप फट जाएगी। टासस हैरान और गुस्से में था। उसकी आंखें हाफलिंग और दरवाजे के बीच घूम रही थीं, उसे देखकर कि उसका भागने का रास्ता फिसल रहा है। गुस्से और घबराहट से भरकर वह हाफलिंग पर चिल्लाया, उनसे कहो कि सेलेस्टियल तोप को रोके ताकि मैं अपनी जान बचा सकूं। ये गनेरिया है, सेलेस्टियल तोप को तुरंत रोकें। एल्डर टासस अपने अस्तित्व के लिए इसकी मांग करता है। हाफलिंग कांपते हुए आदेश को गोले में पहुंचाता है। सेलेस्टियल तोप आपकी जान से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्काईहॉल की महिमा के लिए मरने के लिए खुद को भाग्यशाली समझें। हम टेलीपोर्टेशन सीक्वेंस शुरू नहीं कर रहे हैं। ऑर्ब से एक कर्कश आदमी की आवाज आई। कुछ क्षण पहले एल्डर टासस ने डार्क लॉर्ड को रोकने के लिए स्काईहॉल के स्वर्गदूतों को मरने दिया था। उनका मानना था कि अगर स्काईहॉल बच सकता है तो उनकी मौत इसके लायक थी। अब वही नियति उसके साथ हो रही थी। जिस हथियार पर उसने अपनी उम्मीदें टिका रखी थीं, वही अब उसके विनाश का अग्रदूत बन गया था। कमांड हब में पूरी तरह से अराजकता का माहौल था, जिसमें बौने, कल्पित बौने और इंसान भागने के लिए संघर्ष कर रहे थे। टासस बीच में खड़ा था, उसका दिमाग अपनी ही दवा के कड़वे स्वाद से चकरा रहा था। वही क्रूर कैलकुलस जो उसने अपने सैनिकों पर लागू किया था, अब उस पर लागू हो रहा था, और कोई बचने का रास्ता नहीं था। भाड़ में जाओ, हाफलिंग ने बड़बड़ाया, उसका चेहरा आतंक से पीला पड़ गया। वह पीछे देखे बिना ही कमरे से बाहर निकल गया, क्योंकि मुगाशुकु ने आखिरकार सेलेस्टियल तोप को पूरी तरह से कमांड हब की ओर मोड़ दिया। तोप से निकलने वाली लाल रोशनी और भी तेज होती गई, जिससे हॉल में एक भयावह, अशुभ चमक फैल गई। एल्डर टासस अकेले ही खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, क्योंकि कमरे में चकाचौंध करने वाली रोशनी भर गई थी। अध्याय 1308 एक नई दानव सेना प्राप्त करना। जब गनेरिया टुकड़ों में नष्ट हो गया, तो विनाश की चकाचौंध भरी रोशनी ने सभी को अपनी आंखें बंद करने पर मजबूर कर दिया। इस रोशनी के दौरान स्काईहॉल रिमोट सेंटर ने टेलीपोर्टेशन अनुक्रम को सक्रिय किया और सेलेस्टियल तोप को युद्ध से दूर टेलीपोर्ट किया। लेकिन टासस के चले जाने के बाद राक्षसों पर उसका नियंत्रण नष्ट हो गया, जिससे राक्षस मक्खियों की तरह आकाश से नीचे गिर गए और अपनी मृत अवस्था में वापस आ गए। माइकल ने राक्षसों को मुस्कुराते हुए समुद्र में गिरते हुए देखा, हवा में तैरते हुए। जब उसने अपनी नज़र शेष स्वर्गदूतों और जहाजों पर घुमाई, तो उसने देखा कि वे पहले ही भागना शुरू कर चुके थे। भागो, एक स्वर्गदूत चिल्लाया, उसकी आवाज़ डर से फट गई। भाड़ में जाओ, मैं यहाँ नहीं मर रहा हूँ, एक और स्वर्गदूत चिल्लाया, क्योंकि वह पीछे हटे जहाज की ओर भागा। यहाँ से चले जाओ, हम उससे नहीं लड़ सकते, एक तीसरा स्वर्गदूत चिल्लाया, उसके पंख बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे। माइकल ने उन्हें मारने के लिए उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि यह उसकी शैली नहीं थी। इसके बजाय उसने अपनी नज़र मुगाशुकु पर घुमाई, जो आकार में उससे छोटा था। स्टॉर्मविले की अंधेरी गुफा के बाहर मुगाशुकु को करीब से देखना अजीब था। हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है, डार्क लॉर्ड, मुगाशुकु ने बड़बड़ाया। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे चारों सिर माइकल के सिर में एक ही आवाज में एक साथ बोल रहे हों। मैं ये देख सकता हूँ, माइकल ने शांति से उत्तर दिया, अपने तैरते पहाड़ की ओर उतरना शुरू किया। एक बार जब वे जमीन पर उतरे, तो मुगाशुकु ने माइकल को घूरते हुए उसका अध्ययन किया। मुगाशुकु के चेहरे पर माइकल के लिए जो तिरस्कार भरा भाव था, वह चला गया, उसकी जगह एक अरुचिपूर्ण सम्मान का भाव आ गया। तो नूह का प्रकाश उसके अपने भाई द्वारा परास्त कर दिया गया, जिसने भविष्यवाणी को बदलने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार भविष्यवाणी सच हो गई। आप भाग्य से भाग सकते हैं, डार्क लॉर्ड, लेकिन ये हमेशा आपको पकड़ लेगा, मुगाशुकु ने क्रोधी स्वर में कहा। भविष्यवाणियों के बारे में अच्छा है, मुगाशुकु, लेकिन कुछ मुझे बताता है कि आप मुझे भविष्यवाणियों पर सबक देने के लिए यहाँ नहीं हैं। आप यहाँ क्यों हैं? क्या ये रानी के एक और आत्मा के टुकड़े के बारे में है? माइकल ने शांति से पूछा। आप सही हैं, इसे अपना पहाड़ बचाकर मैंने आपके लिए किया एक उपकार माने, लेकिन हमें चिंता करने के लिए और भी बड़ी चीजें हैं। वह जिसे आपने अपने भाई को मारकर मुक्त किया, नश्वर क्षेत्र में शाश्वत अंधकार और समय और स्थान के देवता एंडोहर की रिहाई। एंडोहर के नाम का उल्लेख मात्र माइकल के खून को गुस्से से उबाल देता था। ये वही भावना थी जो एंडोहर को पिछले डार्क लॉर्ड के प्रति थी। जब भी कोई डार्क लॉर्ड का नाम लेता, एंडोहर गुस्से से उबल उठता। माइकल को अब तक ये बात सही तरह से समझ में नहीं आई थी। यह अब सिर्फ डार्क लॉर्ड और एंडोहर के बीच का झगड़ा नहीं था, यह उसके लिए निजी भी था। यह शाश्वत अंधकार सभी जीवित प्राणियों को प्रभावित कर रहा है, डार्क लॉर्ड। प्रकाश सिर्फ चमक में ही नहीं होता, ये हम सभी के भीतर मौजूद होता है। नूह के चले जाने से संतुलन बदल गया है और लोगों के भीतर का अंधकार प्रकट होगा। जल्द ही आप नश्वर जाति के पीछे की कुरूपता को देखेंगे और यह सुंदर नहीं होने वाला है, मुगाशुकु ने गंभीर स्वर में कहा। यहाँ तक कि एक ठंडा, अलग प्राणी जो नश्वर झगड़ों से दूर रहना पसंद करता था, उसने भी माइकल को चेतावनी देने के लिए मजबूर महसूस किया, जिसने समस्या की गंभीरता को उजागर किया।
चूंकि आप अंधकार के देवता हैं, इसलिए आप अपने द्वारा देखे जाने वाले अंधकार से ज्यादा को नियंत्रित कर सकते हैं। आप प्राणियों के भीतर के अंधकार को भी नियंत्रित कर सकते हैं। जब तक आपको कोई अधिक स्थायी समाधान नहीं मिल जाता, तब तक नाजुक संतुलन बनाए रखने के लिए इसका उपयोग करें। जैसे क्या? माइकल ने पूछा। उसे नहीं लगा कि मुगाशुकु का मतलब सिस्टम का उपयोग करके नूह को पुनर्जीवित करना था, क्योंकि मुगाशुकु को भी बेडेस सिस्टम के बारे में नहीं पता था। इसलिए माइकल को पता था कि मुगाशुकु कुछ और सुझाव दे रहा था। प्रकाश का एक नया देवता बनाएं, मुगाशुकु ने कहा, जिससे माइकल कुछ पलों के लिए स्तब्ध रह गया। एक नया देवता बनाएं? बस ऐसे ही? मैं ऐसा कैसे करूंगा? माइकल ने व्यंग्यात्मक ढंग से पूछा। इसे समझो, हर किसी को अपने कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ता है, जिसमें एक देवता भी शामिल है। ये तुम पर निर्भर है कि तुम उस नश्वर क्षेत्र से निपटो और उसे बचाओ जिसे तुमने खतरे में डाला है, मुगाशुकु ने ठंडे स्वर में कहा, इससे पहले कि उसके चारों सिर अंधेरे आकाश की ओर देखें। फिर मुगाशुकु ने अपने पंख फड़फड़ाए, आकाश में उड़ गया। तैरते हुए पहाड़ पर अकेले खड़े माइकल ने मुगाशुकु को बादलों में गायब होते देखा। फिर उसने एक गहरी सांस ली और चारों ओर विनाश को देखा, समुद्र पर मलबा, जमीन पर मृत देवदूत और चारों ओर बिखरे हुए राक्षस। यह मददगार था, माइकल ने हंसते हुए कहा। उसे यह स्वीकार करने में भले ही नफरत हो, लेकिन मुगाशुकु सही था। उसने भविष्यवाणी पूरी कर दी थी और अब इस नश्वर क्षेत्र को ठीक करना उसके ऊपर था। वह पहले ही देख चुका था कि दानव की कब्र में जीव कितने क्रोधित थे और जानता था कि मुगाशुकु सही था। नूह की मृत्यु दुनिया को सिर्फ प्रकाश की अनुपस्थिति से ज्यादा तरीकों से प्रभावित कर रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसे इस दुनिया को ठीक करने का कोई तरीका नहीं मिला तो सब कुछ नरक में चला जाएगा। चलो हाथ में काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं। माइकल ने गहरी सांस ली, अपने कंधों पर दुनिया का भार महसूस किया। उसे पता था कि स्काईहॉल द्वारा दूसरा हमला शुरू करने से पहले उसे जल्दी से काम करना होगा। उसकी पहली प्राथमिकता सभी दानव निकायों को इकट्ठा करना और उन्हें अपनी सेना में बदलना था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने खुद को हवा में उछाला और राक्षसों के शरीरों को इकट्ठा करते हुए पहाड़ के चारों ओर उड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके उसने भारी बेजान रूपों को उठाया और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ढेर कर दिया। राक्षसों की लाल त्वचा मंद प्रकाश में चमक रही थी, क्योंकि उनके शरीर ने अपना एक छोटा सा पहाड़ बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद माइकल ने समुद्र में गोता लगाया। श्वास प्रणाली से लैस उनके मुखौटे ने उन्हें पानी के भीतर आसानी से सांस लेने की अनुमति दी। वह डूबे हुए राक्षसों का पता लगाने के लिए अंधेरे, मंथन वाले पानी में तैरता रहा। हर एक को वापस लाना एक चुनौती थी, लेकिन माइकल की ताकत और दृढ़ संकल्प ने उसे आगे बढ़ाया। जब उसने शवों को इकट्ठा किया तो उसे क्रोध और प्रत्याशा का मिश्रण महसूस हुआ। ये राक्षस, जो कभी स्काईहॉल की कठपुतली थे, जल्द ही उसके नियंत्रण में होंगे। उसने एक सेना की कल्पना की जो उसे संतुलन बहाल करने और उसके राज्य को आगे के आक्रमणों से सुरक्षित रखने में मदद करेगी। समुद्र में जितने भी शव मिल सके उन्हें इकट्ठा करने के बाद वह भारी पानी से भरे शवों को आसानी से उठाकर पहाड़ पर वापस चला गया। उसने उन्हें दूसरों के साथ चढ़ाया, जिससे संभावित सैनिकों का एक प्रभावशाली ढेर बन गया। राक्षसों के सभी शवों को इकट्ठा करने के बाद माइकल पहाड़ के ऊपर मंडराता रहा, अपनी भावी सेना को देखता रहा। अब उन्हें मेरी सेना में बदलने का समय आ गया है, माइकल ने शवों के ढेर को वापस अंधेरे महल में खींचने से पहले बड़बड़ाया, जो स्काईहॉल द्वारा बमबारी के बाद मुश्किल से खड़ा था। अंदर जाने के बाद माइकल एलिडर के हॉल में पहुंच गया। खाली हॉल रूनों, वर्कबेंच और एक विशाल पोर्टल गेट से भरा हुआ था जो बीच में चमक रहा था। उसने राक्षसों को एक एक करके जमीन पर लिटाया, उन्हें सावधानी से व्यवस्थित किया। उन्हें मेरी वफादार सेना में बदलने में मुझे कितना खर्च आएगा? माइकल ने सिस्टम से पूछा। डिंग, उनके दिमाग और आत्माओं में नियंत्रण करने वाले रूनों को उकेरने और सभी 50 राक्षसों को आपके प्रति वफादार बनाने के लिए 10 मिलियन बदमाश अंक खर्च होंगे। माइकल ने राहत की सांस ली। उसने स्वर्गदूतों का वध करके और उनके जहाजों को नष्ट करके लगभग 15 मिलियन अंक प्राप्त किए थे, इसलिए वह इसे वहन कर सकता था। करो, उसने मानसिक रूप से सिस्टम को आदेश दिया। जिस क्षण उसने सिस्टम को अनुमति दी, उसने देखा कि बदमाश अंक 15 मिलियन से घटकर 5 मिलियन हो गए। फिर उसे अपने दिमाग में एक तेज दर्द महसूस हुआ, एक जानी पहचानी अनुभूति। जैसे ही उसने अपने दांत पीस लिए, उसने राक्षसों के माथे पर एक हल्की चमक देखी। चमक एक पल के लिए धड़कती रही और फिर उनके सिर में गायब हो गई। थोड़ी देर बाद राक्षसों ने कराहना शुरू कर दिया और उनके शरीर जमीन पर फड़फड़ाने लगे। माइकल को अचानक अपनी आत्मा में भारीपन महसूस हुआ और उसके मंदिरों में तेज सिरदर्द होने लगा। उसने अपने दांत पीस लिए, दर्द से लड़ते हुए, जैसे ही एपीडी ने उसे माइग्रेन से निपटने के लिए औषधि का इंजेक्शन लगाया। राहत धीमी लेकिन स्थिर थी और जल्द ही कष्टदायी संवेदना शांत होने लगी। जल्द ही राक्षसों की सांसें स्थिर हो गईं, लगभग मानो वे जीवित हों। एक एक करके वे उठने लगे, उनकी लाल आंखें हॉल की मंद रोशनी में मंद रूप से चमक रही थीं।
माइकल ने देखा कि वे उसके सामने खड़े थे, एक भयानक लेकिन शक्तिशाली दृश्य। डिंग, राक्षस अब मेजबान के प्रति पूरी तरह से वफादार हैं और किसी भी आदेश का पालन करेंगे। राक्षसों के सार में जो रक्त की लालसा समाई हुई है, उससे सावधान रहें। माइकल ने गहरी सांस ली, अपनी आत्मा से भार हटता महसूस किया क्योंकि राक्षस पूरी तरह से जाग गए थे, उनके प्रति उनकी नई वफादारी पक्की हो गई थी। उसने अपनी नई सेना को देखा जो उसके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार थी। जैसे ही आखिरी राक्षस खड़ा हुआ, माइकल ने अपनी नई बनी सेना का सर्वेक्षण किया। सभी 50 राक्षस सीधे खड़े थे, उनकी लाल आंखें उस पर टिकी हुई थीं, अपने अगले आदेश की प्रतीक्षा कर रही थीं। उनके विशाल मांसल रूप और भयावह 4 भुजाएं एक भयावह आभा बिखेर रही थीं। कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया था, जो केवल उनकी स्थिर सांसों की फीकी आवाज़ों से टूट रहा था। माइकल उनकी कच्ची शक्ति और रक्त की लालसा को महसूस कर सकता था, जो सतह के नीचे मुश्किल से समाहित थी। वे युद्ध के लिए तैयार थे, जिस किसी को भी वह उन्हें नष्ट करने का आदेश देता, उस पर अपना क्रोध बरसाने के लिए उत्सुक थे। उसने खुद को संतुष्टि का एक पल दिया, ये जानते हुए कि उसने एक संभावित खतरे को एक दुर्जेय संपत्ति में बदल दिया है। अब स्काई हॉल को नष्ट करके हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, उसने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। वह मुड़ा और स्टॉम्बले माउंटेन की ओर चल पड़ा, ताकि वह निथ्रोएल से मिल सके। उसकी नई सेना उसके पीछे पीछे चल रही थी। अध्याय 1309 मेजरोथ अकादमी पर हमला। स्टॉम्बले पर्वत श्रृंखला तक पहुंचने के लिए पोर्टल का उपयोग करने के बाद माइकल धीरे धीरे हवा में मंडराते हुए विशाल युद्धपोत की ओर बढ़ा, जो निथ्रोएल का दुर्जय जहाज था। वह एक पर्वत शिखर के ऊपर खड़ी थी, जो पर्वत श्रृंखला के तूफानी विस्तार को देख रही थी। तूफान उग्र था और हवा भयंकर रूप से चल रही थी, फिर भी बारिश नहीं हुई, जो रैनार की मृत्यु का प्रमाण था। माइकल के नाम पर एक और हत्या। जैसे ही वह अपनी राक्षस सेना के साथ उसके पीछे मार्च करते हुए उसकी ओर बढ़ा, कल्पित बौने जिन्होंने अपनी महारानी की रक्षा के लिए एक परिधि स्थापित की थी, वे जम गए। वे जल्दी से आगे बढ़ गए, अपने भ्रम और भय को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। हिलना मत, कल्पित बौनों में से एक चिल्लाया। उसकी आवाज़ अनिश्चितता से भरी हुई थी क्योंकि वह निकट आ रहे राक्षसों को देख रहा था। ये क्या बकवास है, एक और कल्पित बौने ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। मुझे लगा कि राक्षस सिर्फ मिथक हैं, एक वृद्ध योगिनी ने फुसफुसाते हुए कहा, प्राचीन ग्रंथों को याद करने की कोशिश करते हुए जिसमें ऐसे प्राणियों का वर्णन किया गया था। वे किसी बुरे सपने की तरह दिखते हैं, दूसरे ने कहा। उसकी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। अपने डर के बावजूद अनुभवी योद्धा जानते थे कि निथ्रोएल केवल उनके साम्राज्य की बेहतरी के लिए ही निर्णय लेता है। वे अपनी जगह पर डटे रहे, हथियार तैयार थे, लेकिन स्पष्ट रूप से हिचकिचा रहे थे। माइकल ने अपने कदम रोक दिए और निथ्रोएल की ओर देखा। वह उसे नीचे देख रही थी, उसका भाव शांत और अस्पष्ट था। उन्हें आने दो, निथ्रोएल ने कहा। उसकी आवाज़ में अधिकार और आत्मविश्वास था। माइकल और उसकी राक्षस सेना आगे बढ़ने पर योगिनी एक तरफ हट गईं, फिर भी आपस में फुसफुसाती रहीं। राक्षसों को देखकर, जिनके बारे में उन्होंने केवल प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था, वे विस्मय और भय में आ गए। लेकिन निथ्रोएल के आदेश के साथ वे आगे सवाल करने से बेहतर जानते थे। निथ्रोएल ने माइकल के पीछे राक्षस सेना को मनोरंजन के संकेत के साथ देखा। वह भी स्काई हॉल के अचानक हमले से हैरान थी, लेकिन वह इतनी रणनीतिकार और चालाक थी कि मुगाशुकु को उसकी नींद से जगाया, उसके साथ सौदा किया और उसे सही समय पर सेलेस्टियल तोप से निपटने के लिए भेजा। माइकल के अधीन अब प्रभावशाली राक्षसों को देखते ही उसकी आंखें जिज्ञासा और स्वीकृति से चमक उठीं। आप मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करते रहते हैं, डार्क लॉर्ड, निथ्रोएल ने कहा। उसकी आवाज़ में प्रशंसा और साजिश का मिश्रण था। आपने किसी तरह स्काई हॉल की राक्षस सेना को अपनी सेना में बदल दिया। मैं प्रभावित हूँ, माइकल ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि उसने ये कैसे किया। वह कभी भी सिस्टम के अस्तित्व का खुलासा नहीं करेगा, एक रहस्य जिसने उसे एक बेजोड़ बढ़त दी। इसके बजाय उसने बस बेपरवाही से कंधे उचका दिए। डार्क लॉर्ड होने के अपने फायदे हैं, उसने जवाब दिया। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। हालांकि निथ्रोएल को इस बात की उत्सुकता थी कि उसने ऐसा कारनामा कैसे किया, लेकिन उसने जांच नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि हर किसी के पास अपने रहस्य होते हैं। उसने एक गहरी सांस ली, उसकी नज़र एक पल के लिए राक्षसों पर टिकी रही और फिर माइकल की ओर मुड़ी। चलो मेरे युद्ध कक्ष में चलते हैं और हमारे हमले की योजना पर चर्चा करते हैं, उसने कहा। उसका लहजा पूरी तरह से व्यावसायिक था। उसके हाथों की ताली के साथ आसमान में मंडराते युद्धपोत से सीढ़ियां नीचे उनके पैरों तक पहुंच गईं। जादुई सीढ़ियां एक अलौकिक चमक के साथ चमक उठीं, ठोस और आमंत्रित करने वाली। अजाजेल, एलिडिर और बड़े पिशाच युद्ध कक्ष में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, निथ्रोएल जोड़ा गया। माइकल ने सिर हिलाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। उसकी राक्षस सेना अनुशासित मौन में उसके पीछे चल रही थी। राक्षस सेना माइकल और निथ्रोएल के पीछे शांति से चल रही थी, एक भयानक समन्वित सटीकता के साथ सीढ़ियां चढ़ रही थी। वे युद्धपोत में प्रवेश कर गए, एक दालान में कदम रखा जो नूह,
प्रकाश के देवता की मृत्यु के बाद जगह को उज्ज्वल रखने के लिए संघर्ष कर रहे गोलाकारों से जगमगा रहा था। मंद प्रकाश में भी माइकल प्राचीनकालीन एल्वेन राजाओं और रानियों के चित्रों से सजे स्पष्ट इंटीरियर और चमेली की हल्की खुशबू देख सकता था। जैसे ही वह नित्रोएल का पीछा कर रहा था, दालान में गश्त कर रहे एल्वेन गार्ड डार्क लॉर्ड और राक्षस सेना को देखकर घबरा गए। लेकिन नित्रोएल की एक नज़र से वे उसके मौन आदेश का सम्मान करते हुए नीचे खड़े हो गए। वह उसे कई रूनों से अंकित एक धातु के दरवाजे तक ले गई। दरवाजे के सामने खड़ी होकर वह माइकल को देखने के लिए मुड़ी। अपनी सेना को यहाँ छोड़ दो, उसने निर्देश दिया। फिर उसने अपना हाथ दरवाजे पर रख दिया। दरवाज़ा खुलने से पहले रून कांप उठे, जिससे एक विशाल खाली हॉल दिखाई दिया। माइकल जानता था कि वह अपने पीछे अपनी राक्षसी सेना के साथ जहाज के चारों ओर परेड नहीं कर सकता। इसलिए उसने सिर हिलाया और अपने नए सैनिकों को संबोधित किया। जब तक मैं तुम्हें बुलाऊं तब तक यहीं रहो। राक्षसों की सेना ने बिना किसी हिचकिचाहट के बिना एक शब्द कहे हॉल में प्रवेश किया। एक बार जब सभी 50 राक्षस अंदर थे तो नित्रोएल ने अपना हाथ हिलाया और उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। अब चलो युद्ध कक्ष में चलते हैं, उसने फिर माइकल को देखा और कहा। हॉलवे से चलने के बाद वे अंततः एक चांदी के दरवाजे पर पहुंचे जो चमक रहा था। माइकल लोगों की बात करने और अंदर हलचल की सरसराहट सुन सकता था। नित्रोएल ने मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया और दरवाजा खुल गया, जिससे उसका युद्ध कक्ष दिखाई दिया। युद्ध कक्ष प्रभावशाली था। कमरे के केंद्र में एक बड़ी जटिल नक्काशीदार लकड़ी की मेज थी, जिसके ऊपर महाद्वीप का विस्तृत नक्शा फैला हुआ था। दीवारों पर स्क्रॉल, किताबें और विभिन्न जादुई कलाकृतियां रखने वाली अलमारियां लगी हुई थीं। मंत्रमुग्ध लालटेन की एक नर्म चमक कमरे को एक गर्म, स्थिर प्रकाश में नहला रही थी। दीवारों पर एल्वेन नायकों और परिदृश्यों के चित्र सजे हुए थे, जो अंतरिक्ष को इतिहास और गंभीरता का माहौल दे रहे थे। हवा में हल्की खुशबू भरी हुई थी। चर्मपत्र और पुरानी लकड़ी की खुशबू हमेशा मौजूद चमेली की खुशबू के साथ घुल मिल गई। अजाजल, एलिडर और बड़े पिशाच पहले से ही अंदर थे, मेज के चारों ओर खड़े होकर नक्शे की जांच कर रहे थे। माइकल और नित्रोएल के अंदर आते ही उन्होंने ऊपर देखा और तुरंत आगे आकर झुक गए। जब मैंने डार्क आर्मी के सैनिकों को क्रिप्ट में पहुंचाया तो क्या हुआ? क्या आप कुछ अच्छी खबर लेकर आए हैं मेरे प्रभु? अजाजल ने अपने चेहरे पर चिंता के भाव के साथ पूछा। डार्क कैसल मुश्किल से खड़ा है, लेकिन अच्छी खबर है। मैंने राक्षसों को अपनी सेना में बदल दिया। माइकल ने अजाजल के कंधे पर थपथपाया और समझाया। माइकल जानता था कि अजाजल एक साथी राक्षस के रूप में अपने ही लोगों को किसी और द्वारा नियंत्रित होते देखकर असहज महसूस कर सकता है। जब उसने स्काई हॉल को राक्षसों को नियंत्रित करते देखा तो उसने पहले ही अजाजल की चोट और गुस्से को महसूस कर लिया था। अपनी वफादारी के बावजूद माइकल जानता था कि यह स्थिति अजाजल को दुखी कर सकती है। मैं जल्द ही तुम्हारे जैसे लोगों का नियंत्रण तुम्हें वापस दे दूंगा। अगर तुम्हारे जैसे लोगों को वापस लाने का कोई तरीका है तो हम उन्हें वापस लाएंगे, माइकल ने शांति से कहा। जितना नित्रोएल को डार्क लॉर्ड और दानव बटलर अजाजेल के बीच दोस्ती देखना पसंद था, वह जानती थी कि उन्हें युद्ध लड़ना है। हमें पहले हमले की योजना के बारे में बात करने की ज़रूरत है, उसने अपना गला साफ करते हुए कहा। फिर वह उन्हें टेबल पर ले गई और एलिडर को शुरू करने का इशारा किया। एलिडर ने जल्दी से एक नक्शा पकड़ा और उसे टेबल पर रख दिया। ये 4 महाद्वीपों का नक्शा नहीं था, बल्कि अकिलन दायरे का नक्शा था, जिसमें कई तैरते हुए पहाड़ और माजेरोत अकादमी का स्थान दिखाया गया था। यही वह जगह है जहां हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है, एलिडर ने नक्शे पर विभिन्न रणनीतिक बिंदुओं की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या योजना है एलिडर? माइकल ने पूछा। स्काई हॉल तक पहुंचने का एकमात्र तरीका अकादमी में पोर्टल के माध्यम से है। एलिडर ने नक्शे पर माजेरोत अकादमी की ओर इशारा किया। माइकल ने सुना और वहां एक छात्र के रूप में अपने समय को याद किए बिना नहीं रह सका। यादें वापस आ गईं। शांतचित्त प्रोफेसर लेन जिसने उसे कीमिया सिखाए, उसके द्वारा किए गए झगड़े, हॉल में घूमने के समय, मान करने वाले लेकिन दयालु प्रोफेसर कायला और हेडमास्टर वुल्फ्रिक। वह जानता था कि अब वे उसे अलग तरह से देख सकते हैं, एक छात्र के रूप में नहीं जो वह कभी था, बल्कि एक डार्क लॉर्ड के रूप में जिसने नश्वर क्षेत्र में अंधकार लाया। लेकिन संकोच के लिए कोई जगह नहीं थी और वह स्काई हॉल से इतना नाराज था कि वह रोना नहीं चाहता था। हम 2 समूहों में जाएंगे। एक समूह मेजरोथ और प्रोफेसरों को व्यस्त रखेगा, जबकि मुख्य हमला दल पोर्टल से होकर जाएगा, जबकि वे विचलित हैं और स्काई हॉल पहुंचकर अपना हमला शुरू करेंगे, नित्रोएल ने कहा। माइकल ने चुपचाप उसकी बातें सुनी। यह एक अच्छी योजना थी, क्लासिक विचलित और उपयोग रणनीति। यह एक कारण से क्लासिक थी, क्योंकि यह सरल और कुशल थी। हालांकि एक बच्चा भी बता सकता था कि पोर्टल और अकादमी शक्तिशाली मंत्रों और सरणियों द्वारा संरक्षित होगी, इसलिए प्रोफेसरों को विचलित करना सरल नहीं होगा। लेकिन वह सुरक्षित खेलना बंद कर चुका था, वह पीछे हटना बंद कर चुका था। यदि प्रोफेसर उसके खिलाफ खड़े होते तो वे केवल डार्क लॉर्ड का सामना नहीं करते,
वे डार्कनेस के देवता का सामना करते। इसके साथ माइकल ने अपनी गर्दन को मोड़ा और दूसरों को देखा। उसके पास एक योजना थी। हम प्रोफेसरों को विचलित करने के लिए अज़ाज़ेल, ट्रिस्टा और दानव सेना भेजेंगे, माइकल ने शुरू किया। राक्षसों को मारना कठिन है और जब वे पर्याप्त अराजकता पैदा कर देते हैं तो अज़ाज़ेल उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा सकता है। इस बीच एलिडर रक्षात्मक तंत्र को बाधित करेगा और पोर्टल पर कब्जा कर लेगा। मैं योजना की देखरेख करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, और फिर मैं स्काई हॉल जाऊंगा और उन्हें उनके किए की सजा दिलवाऊंगा। जब उन्होंने डार्क लॉर्ड की आवाज़ में ठंडे विश्वास को सुना तो उन्हें आत्मविश्वास की लहर महसूस हुई और उन्होंने सिर हिलाया। फिर ट्रिस्टा ने अपनी नज़र नित्रोइल की ओर घुमाई। तो जब हम स्काई हॉल पर हमला करेंगे तब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? ट्रिस्टा ने पूछा। मेरी अपनी योजनाएं हैं, नित्रोइल ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये स्पष्ट था कि उसे स्काई हॉल के साथ अपना हिसाब चुकता करना था। फिर दृढ़ और दृढ़ आवाज में नित्रोइल ने कहा, मैं डार्क लॉर्ड के साथ स्काई हॉल जाऊंगा और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। अध्याय 1310 मेजरोथ अकादमी पर हमला 2। जब वे रणनीति बना रहे थे तो पन्ना जैसी चमकती आंखों वाली सुनहरे बालों वाली एक एल्वेन युवती उनकी ओर दौड़ती हुई आई। अपने नाजुक हाथ में कागजों का ढेर पकड़े हुए उसने अपना जरूरी संदेश देने से पहले अपने चश्मे को ठीक किया। महाराज, हमें अकिलिन क्षेत्र से रिपोर्ट मिली है कि स्काई हॉल ने अपनी सेना और अर्ध दिव्य चरण के पूर्वजों को पोर्टल की सुरक्षा के लिए भेज दिया है, एल्वेन युवती ने बताया। उसके शब्दों की गंभीरता के बावजूद उसका ध्यान डार्क लॉर्ड की ओर गया। कमरे में मौजूद एल्वेन, जिन्होंने उसे केवल कुछ मौकों पर ही देखा था, उसके डाक कवच में उसके नए, अधिक कठोर और प्रभावशाली रूप से मोहित हो गए। कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि डार्क लॉर्ड इतना छोटा था और वे दो देवताओं की उपस्थिति में थे। लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि डार्क लॉर्ड के अधीनस्थ उसे कैसे देखते थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बस शुद्ध निष्ठा थी। तो खेल शुरू होता है, नित्रोइल ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज़ कमरे में मौजूद तनाव को चीरती हुई निकल रही थी। ठीक है घोस्ट, योजना में बदलाव, नित्रोइल ने माइकल की ओर मुड़ते हुए कहा। तुम ध्यान भटकाने वाले हमले का नेतृत्व करो और स्काई हॉल सेना को एलिडर के नेतृत्व वाले दूसरे दस्ते तक पहुंचने से रोको। माइकल जानता था कि यह एक अच्छी योजना है और उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। अपने सारे प्रशिक्षण के बावजूद वह उस जगह पर बहुत क्रोधित था जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था और उसके जन्म के क्षण से ही उसे प्रभावित किया था। इसलिए वह जानता था कि सबसे अच्छा विकल्प नित्रोइल को नेतृत्व करने देना था, क्योंकि वह भावनात्मक रूप से उसमें उतनी नहीं थी जितनी वह था। अकिलिन क्षेत्र के लिए पोर्टल तैयार करो, नित्रोइल ने स्काई हॉल के खिलाफ उनके युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हुए आदेश दिया। उसका आदेश सुनकर कल्पित बौने बिना हिचकिचाए। वे मधुमक्खियों की तरह तितर बितर होने लगे और जल्द ही उनके पैरों के नीचे कंपन महसूस किया जा सकता था। माइकल जहाज को हिलते हुए महसूस कर सकता था। बाहर से जिस विशाल युद्धपोत में वे थे वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। कुछ मिनटों के बाद जहाज की सामने की तोप, जो एक सामान्य लोहे की तोप की तरह नहीं दिखती थी लेकिन चांदी की धातु से बनी थी और विभिन्न चमकदार लाल रंग के रूनों से सजी हुई थी, दिखाई देने लगी। तोप ने उनके सामने हवा में ऊर्जा की किरण छोड़ने से पहले चमकी। अगर नूह की मृत्यु नहीं हुई होती तो किरण इतनी चमकीली होती कि आसमान में चमकती, लेकिन अब ये केवल एक मंद ऊर्जा किरण थी। फिर भी जब किरण हवा से टकराई तो वह तेजी से फट गई, जिससे एक पोर्टल खुल गया। ये नित्रोइल, महारानी अवोर की शक्ति और उनके द्वारा नियंत्रित संसाधनों का प्रमाण था। पोर्टल धीरे धीरे चौड़ा और बड़ा होता गया, इतना बड़ा कि उनका जहाज उड़कर जा सके। दूसरी तरफ ट्रिस्टा, अज़ाज़ेल और एलिडर की छोटी टीम ने ध्यान भटकाने के बाद जहाज से बाहर निकलने और माजेरोथ अकादमी के भीतर स्काई हॉल के पोर्टल पर कब्जा करने की तैयारी की। जैसे ही युद्धपोत पोर्टल के निकास के पास पहुंचा, माजेरोथ अकादमी दिखाई देने लगी। अकादमी ऊंची ऊंची मीनारों और विशाल प्रांगणों वाली एक भव्य संरचना, एक झिलमिलाती ढाल से घिरी हुई थी। ढाल ऊर्जा से स्पंदित थी, जो अकादमी की रक्षा करने वाले शक्तिशाली मंत्रों का प्रमाण थी। चांदी के कवच में सजे सैकड़ों देवदूत अपने धातु के पंखों के साथ अकादमी के चारों ओर मंडराते हुए अंधेरे आकाश में गश्त कर रहे थे। जमीन पर स्काई हॉल की सेनाएं विभिन्न बटालियनों में संगठित थीं। तीरंदाज अपने धनुष खींचे हुए तैयार खड़े थे, जादूगरों ने डंडे और छड़ी के साथ मंत्रोच्चार किया और चमचमाते कवच में योद्धा तलवारें और ढालें लिए हुए थे। अकादमी और उसके शक्तिशाली बचावों को देखकर माइकल को यादों की बाढ़ आ गई। उसे व्याख्यान कक्ष, द्वंद्वयुद्ध के मैदान और पुस्तकालय याद आ गए जहां उसने अनगिनत घंटे बिताए थे। अब ये जगह एक युद्ध का मैदान थी। जैसे जैसे युद्धपोत करीब आता गया, नित्रोइल माइकल की ओर मुड़ा। यही है, तैयार हो जाओ, नित्रोइल ने कहा। कीमिया कक्षा के अंदर माहौल तनावपूर्ण था और कड़ाही में उबलती विभिन्न औषधियों की खुशबू से भरा हुआ था।
दीवारों पर अलमारियां लगी हुई थीं, जिनमें अजीबोगरीब सामग्रियों के जार भरे हुए थे। उनकी सामग्री गंदे तरल पदार्थों में तैर रही थी। लकड़ी के डेस्क साफ सुथरी पंक्तियों में व्यवस्थित थे, जिनमें से प्रत्येक में एक कड़ाही और कीमिया के औजारों का एक सेट था। प्रोफेसर लेन खिड़की पर खड़े थे। उनके काले लबादे थोड़े से लहरा रहे थे क्योंकि वे बाहर के दृश्य को देख रहे थे। उनके चिकने काले बाल हमेशा गंभीर चेहरे को ढंक रहे थे और उनकी तीखी आंखें कुछ भी नहीं चूक रही थीं। खिड़की से उसने देखा कि नाइथरोयल का युद्धपोत धीरे धीरे पोर्टल से प्रवेश कर रहा है। उसका विशाल आकार अंधेरे आसमान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा है। कभी चमकीला आसमान अब एक नीरस ग्रे रंग में बदल गया था, जो नूह की मौत और उस अंधकार का प्रमाण था जिसने पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। आखिरकार वहां ही गया, प्रोफेसर लेन ने खुद से कहा। उसकी आवाज़ धीमी और प्रत्याशा और त्याग के मिश्रण से भरी हुई थी। वह जानता था कि डार्क लॉर्ड स्काईहॉल के लिए आ रहा है। युद्धपोत को देखते हुए प्रोफेसर लेन को याद आया कि कैसे डार्क लॉर्ड कभी मेजरोथ अकादमी में एक छात्र था। वह इस कक्षा में एक टेबल पर बैठे युवक को स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। अधिकांश छात्रों के लिए लेन के सामान्य तिरस्कार के बावजूद घोस्ट, जैसा कि वह उस समय जाना जाता था, अलग था। वह लेन द्वारा पढ़ाए गए सबसे अच्छे छात्रों में से एक था, जिसमें कीमिया के लिए एक प्राकृतिक प्रतिभा थी जो सबसे प्रतिभाशाली लोगों में भी दुर्लभ थी। घोस्ट के पास पहले से ही कीमिया के लिए उल्लेखनीय प्रतिभा थी, जो एक 5 सितारा कीमियागर के बराबर ज्ञान का दावा करता था। फिर भी लेन के संरक्षण में उन क्षमताओं को बढ़ाया गया था, पूर्णता के करीब परिष्कृत किया गया था। लेन ने गहरी सांस ली। उस पल का भार उस पर दबा हुआ था। वह जानता था कि जल्द ही दुनिया एक तरह से बदलने वाली थी जिसे उनमें से कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं सकता था, और वह यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका कि उसने इस पल तक ले जाने वाली घटनाओं में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। जैसे जैसे वह युद्धपोत को आते देखता रहा, उसे एक पूर्वाभास की भावना ने भर दिया। अकादमी, जो कभी सीखने और विकास का स्थान थी, अब एक युद्ध का मैदान बन गई थी। डार्क लॉर्ड, जो कभी उसका छात्र था, अब एक दुर्जय शक्ति बन गया था जो उसी संस्थान को चुनौती देने आ रहा था जिसने उसे आकार देने में मदद की थी। वह महानता के लिए किस्मत में था, लेन ने खुद से धीरे से कहा। लेकिन इस तरह नहीं। मेजरोथ अकादमी के दूसरे कोने में वॉरियर हाउस कॉमन रूम के अंदर काले और लाल रंग के लबादे पहने छात्र इकट्ठे हुए थे। उनके चेहरे खिड़कियों से सटे हुए थे और वे आसमान को देख रहे थे। उनमें से एक हैरी भी था, जो एक छोटा लड़का था जिसके काले बाल बिखरे हुए थे, नीली आंखें थीं और उसका चेहरा दयालु था। सिर्फ 3 साल पहले पैदा होने के बावजूद हैरी, एक आत्मा जन्म जिसे उसकी माँ लैला की मदद से एक भौतिक शरीर दिया गया था, तेजी से बड़ा हो गया था और अब वह 14 साल के बच्चे जैसा दिखता था। जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, हैरी को मिश्रित भावनाओं, सदमे, क्रोध, उत्साह, प्रत्याशा और सुरक्षा की लहर महसूस हुई। उसके पिता डार्क लॉर्ड स्काईहॉल के लिए आ रहे थे। मेजरोथ अकादमी, एक जगह जिसे वह घर कहने आया था, स्काईहॉल की एक शाखा थी। एक तरफ वह अपने पिता को पहली बार व्यक्तिगत रूप से देखना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ वह जानता था कि उसके पिता के आने का मतलब स्काईहॉल का विनाश था, जिसका अकादमी पर अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ सकता था। आसन्न युद्ध के बारे में सोचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने पिता की शक्ति, उनके पीछे आने वाले अंधकार और उनके द्वारा लड़ी गई अनगिनत लड़ाइयों के बारे में कहानियां सुनी थीं। लेकिन यह अलग था, ये व्यक्तिगत था। हैरी हमेशा अपने पिता के बारे में सोचता था, वह रहस्यमय व्यक्ति जिसने उसके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी फिर भी दूर और अज्ञात रहा। क्या होने वाला है? उसके बगल में बैठी एक छात्रा ने डर से आंखें चौड़ी करते हुए कहा। क्या ये सच है? क्या डार्क लॉर्ड वास्तव में यहाँ आ रहा है? एक और छात्र फुसफुसाया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। हैरी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, अपनी सांसों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, उसने चुपचाप कहा, किसी और से ज्यादा खुद से। वह आ रहा है। उसके आसपास के छात्र चुप हो गए, उनकी नज़रें पोर्टल से आ रहे युद्धपोत पर टिकी थीं। हैरी के लिए यह आंतरिक संघर्ष का क्षण था। वह उस जगह की रक्षा करना चाहता था जिससे वह प्यार करने लगा था, लेकिन वह अपने पिता को समझना और शायद उनसे जुड़ना भी चाहता था। जैसे जैसे वह देखता रहा, हैरी ने हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे आने वाली हर चीज का सामना करने का संकल्प लिया। वह अपने दोस्तों और घर की रक्षा करेगा, लेकिन उसे जवाब भी चाहिए थे। उसे यह जानने की जरूरत थी कि उसके पिता वास्तव में कौन थे और किस वजह से वह इस हद तक पहुंच गया। आखिरकार हैरी खिड़कियों से दूर चला गया, उसकी नीली आंखें संकल्प से चमक रही थीं। जैसे ही वह भीड़ से दूर चला गया, उसके 3 दोस्त उसके साथ आ गए। वहां ट्रेन नाम का एक युवा बौना था, जो छोटा था लेकिन अब हैरी जितना लंबा लग रहा था, क्योंकि हैरी ने अभी तक अपनी पूरी लंबाई नहीं बढ़ाई थी। ट्रेन का शरीर गठीला था, उसकी दाढ़ी घनी थी और चेहरे पर दृढ़ निश्चयी भाव था। ट्रेन के बगल में एरिक नाम का एक योगिनी लड़का था, जिसके सुनहरे बाल और सुंदर चेहरा था। उसकी पीठ पर तलवार लटक रही थी। उसका आसन सुंदर था और उसकी तीखी आंखों में चिंता और तत्परता का मिश्रण था।
एरिक के बगल में उसकी बहन लिरिया एक योगिनी युवती थी जो अपने भाई से मिलती जुलती थी, सिवाय उसके थोड़े विकसित सीने और अधिक स्ट्रैंड शरीर के। उसके कंधे पर एक धनुष लटका हुआ था और उसके चेहरे पर शांत आत्मविश्वास की आभा थी। आखिर में क्लारा नाम की एक युवा मानव लड़की थी जिसने अपनी बुद्धिमान आंखों के साथ चश्मा पहना हुआ था। वह किताबी दिखती थी लेकिन खुद को शांत शक्ति के साथ रखती थी, हमेशा अपने दोस्तों का समर्थन करने के लिए तैयार रहती थी। हैरी, क्या हो रहा है? ट्रेन ने पूछा, उसकी आवाज़ कर्कश लेकिन चिंता से भरी हुई थी। ये तुम्हारे पिता के बारे में है न? एरिक ने हैरी की ओर देखा, उसका हाथ उसकी तलवार की मूठ पर टिका हुआ था। हाँ, हमें किसी भी चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। हैरी ने सिर हिलाया और लिरिया ने हैरी के कंधे पर हाथ रखकर सांत्वना दी। हम तुम्हारे साथ हैं हैरी, जो भी होगा हम उसका सामना साथ मिलकर करेंगे। हमें एक योजना की ज़रूरत है, हम यहाँ बैठकर इंतज़ार नहीं कर सकते। क्लारा ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा। अपने दोस्तों की बातें सुनकर और उनकी सहायक उपस्थिति को महसूस करके हैरी को वह साहस मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसने एक गहरी सांस ली, अपने कंधों पर जिम्मेदारी का भार महसूस करते हुए। हम अपने दोस्तों और अकादमी की रक्षा करेंगे, लेकिन मुझे अपने पिता के बारे में सच्चाई का पता लगाना भी है। वह ये सब क्यों कर रहे हैं? जब वे आखिरकार आंगन में पहुंचे तो उन्होंने युद्धपोत पर पहला जादू फेंका हुआ देखा। एक शक्तिशाली ज्वाला ड्रैगन आकाश में दहाड़ रहा था, जो लगभग युद्धपोत जितना ही बड़ा था और उसकी ओर झपटा। एक पल के लिए उन्होंने अपने कदम रोक दिए और विस्मय से देखने लगे। क्लारा, जो हमेशा किताबों की दीवानी रही है, बता सकती थी कि इस क्षमता का जादू किसी अमर या उससे भी उच्च स्तर के साधक, संभवतः अर्धदिव्य, द्वारा डाला गया होगा। वह जादू, यह अविश्वसनीय है, क्लारा ने विस्मय से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए कहा। जिसने भी यह जादू डाला है वह एक शक्तिशाली कमीना होगा। ट्रेन ने सीटी बजाई। जैसे ही ड्रैगन आगे बढ़ा, अंधेरे आकाश में भी दिखाई देने वाली कई काली बिजली की चमक जहाज से निकली और ड्रैगन पर गिर पड़ी। समूह ने दम तोड़ दिया, उनका विस्मय सदमे में बदल गया। क्या तुमने देखा? एरिक चिल्लाया, उसका हाथ सहज रूप से उसकी तलवार की मूठ पर चला गया। ज्वाला ड्रैगन, मानो वह कोई जीवित प्राणी हो, अनगिनत प्रकाश के कणों में बिखरने और रात के आकाश में विलीन होने से पहले विद्रोह में दहाड़ता रहा। वे वहां खड़े थे, स्तब्ध, पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे कि अभी क्या हुआ था। ज्वाला ड्रैगन की विशुद्ध शक्ति से भारी क्षति होने की उम्मीद थी, लेकिन यह अंधेरे बिजली के बोल्टों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। भगवान के नाम पर यह क्या था? लिरिया ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए बड़बड़ाया। क्लारा केवल उन बिजली के बोल्टों के पीछे की अपार शक्ति की कल्पना कर सकती थी। जिसने भी उन बोल्टों को फेंका होगा वह साधारण रूप से शक्तिशाली होना चाहिए, उसने विस्मय से कहा। इस बीच हैरी अभी भी तमाशा से लड़खड़ा रहा था। उस दिशा में देखा जहां से बिजली के बोल्ट आए थे। वहां उसने एक आकृति को काले कवच में लिपटा हुआ देखा। एक केप उसके पीछे लहरा रहा था क्योंकि वह आकाश में मंडरा रहा था। आकृति से एक निर्विवाद शक्ति और अंधकार की आभा। पिताजी, हैरी फुसफुसाया, उसके भीतर भावनाओं का मिश्रण घूम रहा था क्योंकि उसने डार्क लॉर्ड को पहचान लिया था।